नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। रिवेन की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। उसे एक ऐसी ऊर्जा महसूस हुई जो इस ब्रह्मांड में पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। यह ऊर्जा अभी अभी पैदा हुई थी, फिर भी यह अकल्पनीय गति से पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। एक सर्वोच्च देवता, सुप्रीम गॉड और संतुलन के देवता, गॉड ऑफ इक्विलिब्रियम होने के नाते रिवेन इसे किसी भी अन्य प्राणी से अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। और जो वह महसूस कर रहा था वह भयानक था। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह तहस नहस कर रही थी। यह ऊर्जा माना के समान थी, पर उससे बिल्कुल उलट। जहाँ माना पवित्रता, जीवन और सकारात्मकता से पैदा होता है, वहीं यह नई शक्ति नकारात्मकता, घृणा, निराशा और शुद्ध अंधकार से पैदा हो रही थी। ब्रह्मांड में एक ऐसा विस्फोट हुआ था जिसने आवाज तो नहीं की, पर उसकी धमक हर आकाशगंगा में सुनी गई। ये सिर्फ एक नई शक्ति नहीं थी, यह एक बीज सीड था। एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो गई थी जहां ब्रह्मांड की हर बुराई और नफरत अब अपने आप इस नई ऊर्जा में बदल रही थी। रिवेन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि इस प्रक्रिया को अब कोई नहीं रोक सकता, न सृजन का देवता, न विनाश का देवता और न ही वह खुद। ये ब्रह्मांडीय कानून कॉस्मिक लॉ की तरह अटल हो चुका था। रिवेन की बेबसी और राजियल का चेहरा, ये तो भाग्य में लिखा ही नहीं था। रिवेन के जबड़े भिंच गए। उसने अरबों सालों से भाग्य के धागों को बनते और बिगड़ते देखा था, पर यह घटना किसी भी पूर्व सूचना प्रेडिक्शन से बाहर थी। ये नियति नहीं थी, ये किसी का हस्तक्षेप, इंटरवेंशन था। रिवेन ने अपनी दिव्य चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस को ब्रह्मांड के उस कोने की ओर भेजा जहां से यह हलचल शुरू हुई थी। उसका मर्त्य शरीर, मॉर्टल शेल, इस शक्ति के दबाव से कांपने लगा। जैसे ही उसकी दृष्टि उस केंद्र तक पहुंची, उसे वह दिखा। एक विशाल गहरा समुद्र, पारदर्शी हो चुके अरबों मॉन्स्टर कोअर्स, और उनके बीच हवा में पालती मारकर बैठा एक लड़का। उसके बालों में चांदी जैसी चमक थी, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान, मैनिक ग्रिन थी। राजियल, ये नाम रिवेन के दिमाग में किसी बिजली की तरह कौंधा। उस लड़के ने ये सब किया। एक बच्चा पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला सकता है। तभी रिवेन के मुंह से खून का फव्वारा छूटा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उस दृश्य को देखने का मानसिक आघात और दिव्य शक्ति का बैकलैश उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दुनिया अब अराजकता के गर्त में गिरने वाली थी। राजियल की जीत, मेरा पहला उपहार। मीलों दूर, ओशन ब्लैक के बीचों बीच राजियल ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक शैतानी संतोष था। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे वह रिवेन को सीधे देख रहा हो। मैं सोच रहा हूँ, उस कमीने रिवेन का चेहरा इस वक्त कैसा दिख रहा होगा। राजियल धीमे से हंसा। उसने अपने हाथों से खून पोंछा। यह मेरा पहला असली उपहार है, मेरे प्यारे दोस्त। उसके दिमाग में विली विली की आवाज गूंजी, लानत है होस्ट। धत धत, आपने ये क्या कर दिया? आपने एक ऐसी दुनिया में डार्क माना को जन्म दे दिया जहां इसका नामो निशान नहीं था। क्या आप जानते हैं, आपने अस्तित्व की नींव बदल दी है। राजियल ने बड़े आराम से अपनी गर्दन मोड़ी। इसमें कुछ खास नहीं है विली। मैंने कुछ नया नहीं बनाया, बस नियमों को थोड़ा रीअरेंज कर दिया है। विली अब भी सदमे में थी। आपने कितने अनुष्ठानों को मिलाया? 200 से ज्यादा वर्जित अनुष्ठान, फॉरबिडन रिचुअल्स और 56 वर्जित मंत्र। राजियल ने ऐसे कहा जैसे वह किसी रेसिपी की बात कर रहा हो। मैंने बुक ऑफ इवेंचुअल ईविल को एक बीज की तरह इस्तेमाल किया और उसे ब्रह्मांड के साथ जोड़ दिया। अब ये खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। उसकी आंखों के सामने वह काली किताब धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। वह अब भौतिक रूप में नहीं थी, वह इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी थी। वापसी का समय। मेरे साथ तैरती हुई उसके पास आए। उसका चेहरा खौफ और उलझन से भरा था। तुमने ये क्या किया राजियल? राजियल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। कुछ खास नहीं, मुझे पता चला कि ये दुनिया मुझे अपना माना इस्तेमाल नहीं करने देगी, तो मैंने अपना खुद का माना बना लिया। एक ऐसा माना जो मेरा है। मेरे साथ उसे सिर्फ देखती रह गई। अपना माना। शांत रहो, राजियल ने कहा। अगले 15 दिनों में सबको समझ आ जाएगा। उसने अपना ध्यान अपनी नई शक्तियों पर लगाया। सिस्टम, हम सबको वापस साम्राज्य एम्पायर पहुंचाने के लिए कितना माना लगेगा? 78.65 बिलियन माना। होस्ट, राजियल के पास 1.54 क्वाड्रिलियन माना था। ये खर्च उसके लिए समुद्र से एक बूंद निकालने जैसा था। चलो साम्राज्य वापस चलते हैं। राजियल ने हाथ लहराया और पूरी टीम के चारों ओर परछाइयां उठने लगीं। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, एक ऐसी दुनिया में जहां अब अंधकार का भी अपना एक भगवान था। साम्राज्य के एक शांत कमरे के बीचों बीच अचानक फर्श पर एक छोटी सी परछाई फैलने लगी। पहले ये किसी स्याही के धब्बे जैसी थी, पर देखते ही देखते यह एक विशाल काले पाताल अबिस में बदल गई।
लकड़ी का फर्श न तो टूटा न ही जला, वह बस उस अंधेरे में विलीन हो गया। इससे पहले कि कमरे की हवा या दीवारें कुछ समझ पाती, उस छाया चक्र से 7 आकृतियां बाहर निकलीं, जैसे खुद अंधकार ने उन्हें उगल दिया हो। वे सब ठोस लकड़ी के फर्श पर आ गिरे। उनके शरीर पर ओशन ब्लैक के पानी की वह नमी एक पल में सूख गई। कुछ ही सेकंड पहले वे अंतहीन गहरे समुद्र के बीच खड़े थे, जहां राजियल की परछाई ने उन्हें निगल लिया था। एक पल का शून्य, और अब ठोस जमीन, सूखी हवा और परिचित दीवारें। राजियल के अलावा हर कोई स्तब्ध और दिशाहीन महसूस कर रहा था। वह बड़ी शांति से चारों ओर देख रहा था, जैसे ये दुनिया की सबसे सामान्य घटना हो। मेरिसा की आंखें सबसे पहले पैनी हुईं। उसकी इंद्रियों ने तुरंत पहचान लिया कि वे कहाँ हैं। हम साम्राज्य अंपायर में हैं, उसने शांत स्वर में कहा, पर उसकी आंखों के कोनों में छिपी हैरानी साफ थी। यह कोई तेज रफ्तार वाली यात्रा नहीं थी, ये हजारों किलोमीटर का एक पल में किया गया विस्थापन टेलीपोर्टेशन था। वह सोच रही थी, क्या राजियल के पास वह पौराणिक स्पेस अफिनिटी है? मारिया ने खिड़की से बाहर देखा और हक्का बक्का रह गई। क्या हम वाकई वापस आ गए? वह हजारों मील की समुद्री यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, पर यह सब एक पलक झपकते ही खत्म हो गया। सोफिया का उत्साह और योगराज की निराशा। लेवी ने धीरे से कहा, यह मेरी दुकान है। अरोरा की आंखें चमक उठीं। तो तुम यहाँ रहते थे? वह अपने पति के घर को देखने के लिए उत्साहित थी। योगराज ने जब कमरे की साधारण सजावट और मामूली फर्नीचर देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसकी बेटी का दिल जिस लड़के लेवी पर आया था, वह गरीब था। योगराज ने एक ठंडी सांस ली। वह अब क्या कर सकता था? फैसला उसकी बेटी ले चुकी थी, पर सोफिया के लिए ये सब एक जादुई सपने जैसा था। वह अटलांटिस में पैदा हुई थी और वहीं पली बड़ी थी। जमीन पर होना उसके लिए एक नया एहसास था। ये बहुत हल्का महसूस हो रहा है। वह खुशी से कूदने लगी। लकड़ी का फर्श उसके वजन से चरमराने लगा। वाह, यहाँ पानी का दबाव नहीं है और सब कुछ कितना सूखा है। उसने अपने बालों को झटके से हिलाया, जिससे पानी की कुछ बूंदें मारिया और योगराज के चेहरे पर जा गिरीं। सोफिया झुककर फर्श को छूने लगी। मारिया, देखो, क्या यही वह लकड़ी है जिसके बारे में तुम बताती थी? ये कितनी सख्त और गर्म है। मारिया ने अजीब नज़रों से उसे देखा और अपना चेहरा पोंछा। हाँ, ये लकड़ी है सोफिया, पर अपना चेहरा इसके इतने करीब मत ले जाओ। ये फर्श है, गंदा हो सकता है। सोफिया एक बच्चे की तरह हर चीज़ को देख रही थी। उसके लिए यह एक नई दुनिया थी, एक नया क्षितिज। साम्राज्य पर संकट, दरारों का सैलाब, द रिफ्ट्स ओवरफ्लो, जहां सब अपनी अपनी उलझनों में थे। राजियल खामोश खड़ा था। उसकी इंद्रियां अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी थीं। उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है। यहाँ क्या चल रहा है? राजियल ने सीधे मेरिसा की ओर देखकर पूछा। मेरिसा ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें अब राजधानी की सड़कों पर केंद्रित थीं। मुझे नहीं पता, पर साम्राज्य में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं राजधानी के बीचों बीच हजारों रिफ्ट्स बनते देख रही हूँ। उनसे लगातार राक्षस बाहर निकल रहे हैं। मेरिसा ने गहरी सांस ली। ये साधारण दरारें नहीं हैं। इनमें से कई 7वें रैंक 7th रैंक की रिफ्ट्स हैं। सेंट और सेंट किंग रैंक के राक्षस एक साथ कई जगहों पर हमला कर रहे हैं। राजियल के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। हजारों रिफ्ट्स एक साथ, ये कैसे मुमकिन है? रिफ्ट एक ऐसी घटना थी जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह अचानक पैदा होती थी और कभी भी बंद हो सकती थी। 10-20 रिफ्ट्स का आना भी बदकिस्मती मानी जाती थी, पर हजारों, और वह भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के दिल में। ये प्राकृतिक नहीं था, ये किसी की योजना थी। मेरिसा ने आगे कहा, हर जगह इमरजेंसी है। शाही गार्ड्स, बुजुर्ग, ड्यूक सब लड़ रहे हैं। पर मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। साम्राज्य की कुछ मुख्य सैन्य टुकड़ियां, डिविजन्स अपनी जगह पर नहीं हैं। वे कहीं और तैनात हैं। इसका मतलब है कि यह हमला सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। ये सीमाओं पर भी हो सकता है। एक अदृश्य दुश्मन की चाल। मारिया ये सुनकर कांप उठी। वह जानती थी कि उसके परिवार 10 पिलर्स को इस युद्ध में झोंक दिया गया होगा। राजियल का गुस्सा बढ़ रहा था। उसे नोवेल की हर घटना याद थी, पर ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी। वह सिर्फ 2 महीने के लिए गायब था और दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। यह इत्तफाक नहीं था, मेरिसा ने कड़वाहट से कहा। नुकसान बहुत नियंत्रित है। राक्षस इस तरह भेजे जा रहे हैं कि साम्राज्य की सेना पूरी तरह उलझ जाए, पर पूरी तरह खत्म न हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने, डिस्ट्रैक्शन के लिए है। जैसे किसी ने ठीक हिसाब लगाया हो कि कितनी रिफ्ट्स की जरूरत होगी। मेरिसा बुदबुदाई। उसने अचानक राजियल की ओर देखा। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो रिफ्ट्स को नियंत्रित कर सके? राजियल की आंखों के सामने एक चेहरा उभरा, सफ़ेद बाल, सफ़ेद आंखें और एक नकली मुस्कान। रिवेन। मूल कहानी में रिवेन ने आरियोन अरंट की ट्रेनिंग के लिए एक नियंत्रित पोर्टल बनाया था। इसका मतलब था कि वह अंतरिक्ष और समय की दरारों में हस्तक्षेप कर सकता था।
राजियल के दिमाग की घंटी बजने लगी। वह कमीना रिवेन, उसने पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल दिया। पर क्यों? वह क्या चाहता है? क्या वह आरियोन को ट्रेन कर रहा है, या वह किसी और चीज़ के पीछे है? राजियल की आंखें बर्फीली हो गईं। रिवेन ने खेल शुरू कर दिया था और अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक शतरंज की बिसात बन चुकी थी। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इन रिफ्ट्स को पैदा कर सके, मेरिसा ने शांत स्वर में कहा, पर बीच में ही वह रुक गई। उसने राजियल की आंखों में झांका। नहीं, रहने दो, मुझे लगता है तुम जानते हो, है ना? राजियल खामोश रहा। उसकी चुप्पी किसी गहरे राज की तरह भारी थी। वह बस खड़ा रहा, कंधे स्थिर और नजरें झुकी हुई, जैसे वह किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। राजियल ने धीरे से अपना सिर उसकी ओर घुमाया। उसका चेहरा अब पूरी तरह से भावनाओं से खाली था। और मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? उसने ठंडे और तिरस्कारपूर्ण स्वर में पूछा। तुम आखिर हो कौन मेरी? राजियल ने आगे कहा, सिर्फ इसलिए कि तुमने अपने किए की सफाई दे दी, अपना अतीत बता दिया, या इसलिए कि तुम रोई और मुझे सजा देने को जस्टिफाई करने की कोशिश की? इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने सब कुछ भुला दिया है। उसकी आंखें पैनी हो गईं। मेरी नफरत अभी भी वही है और हमेशा रहेगी। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, और सिर्फ इसलिए कि तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि घाव भर गए हैं। राजियल एक कदम आगे बढ़ा। तो मैं फिर से कहता हूँ, मुझसे दूर रहो, इस जगह से अभी के अभी चली जाओ और अपना चेहरा मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। मेरिसा की विनती और राजियल का पत्थर दिल। कमरे की हवा जैसे जम गई। मेरिसा को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर सीधा प्रहार किया हो। उसने उम्मीद की थी कि शायद इस सच के बाद राजियल का दिल थोड़ा पिघलेगा, पर यहाँ तो सिर्फ बर्फ थी। हे, शांत हो जाओ, मेरिसा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। राज, मुझे पता है जो हमारे बीच हुआ वह दुखद था, अन्यायपूर्ण था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पर प्लीज ऐसा मत करो। शायद मेरे लिए नहीं, पर खुद के लिए। तुम्हें हमारी ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। अगर तुम हमें खुद से दूर धकेलोगे तो तुम पूरी ज़िंदगी पछताओगे। मेरिसा ने धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। एक वर्ल्ड रैंक योद्धा, वीरलान परिवार की मुखिया, आज अपने बेटे के सामने दया की भीख मांग रही थी। मैं घुटनों पर बैठने को तैयार हूँ। मैं हर दिन माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। जो सज़ा तुम देना चाहो मुझे मंजूर है। ये दृश्य देखकर कमरे में मौजूद हर शख्स जड़ हो गया। सोफिया, जो अभी तक खुशी से कूद रही थी, अब मेरिसा की बेबसी देखकर कांप उठी। पर राजियल का चेहरा नहीं बदला। मुझे तुम्हारी माफ़ी की परवाह नहीं है, उसने सपाट लहजे में कहा। और पछतावा? मुझे पछतावा सिर्फ तब होगा जब मैं तुम्हें दोबारा अपने करीब आने दूं या तुम लोगों पर अपना समय बर्बाद करूं। इसलिए जाओ। सोफिया का हस्तक्षेप। सोफिया अब और चुप नहीं रह सकी। हे हस्बैंड टिल्डर, वह हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी। मैं दखल नहीं देना चाहती, पर मुझे लगता है शायद। राजियल ने बिना उसकी ओर देखे हाथ उठा दिया। नहीं, उसकी आवाज़ में सोफिया के लिए गुस्सा नहीं था, पर एक अटल निर्णय था। तुम नहीं जानती इसने क्या किया है। ये तुम्हारी जगह नहीं है। मेरा फैसला है, मुझे लेने दो। मेरिसा ने एक लंबी सांस ली। ठीक है सोफिया, कोई बात नहीं। उसने अपनी बहू की ओर देखा और एक फीकी, टूटी हुई मुस्कान दी। मैं समझती हूँ, मैं चली जाऊंगी। अंतिम विदा और नया सवाल। मेरिसा मुड़ी, पर दरवाजे तक पहुँचते ही वह रुक गई। उसने पीछे मुड़कर राजियल को देखा। मुझे जो हुआ उसके लिए दुख है। बस इतना जान लो कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि हालात ऐसे हों। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मेरे पास आना। मुझे अभी भी बहुत कुछ चुकाना है। राजियल ने कोई जवाब नहीं दिया। सन्नाटा और गहरा हो गया। मेरिसा ने एक गहरी सांस ली और अचानक उसका स्वर बदल गया। व्यक्तिगत दुख की जगह अब जिम्मेदारी ने ले ली थी। क्या तुम जानते हो, उसने सीधे राजियल की आंखों में झांककर पूछा, कि राजधानी और पूरे साम्राज्य में इन रिफ्ट्स के आने का असली कारण क्या है? क्या तुम जानते हो इन्हें कैसे रोकना है, या इसके पीछे कौन है? उसने आगे कहा, बाहर लोग मर रहे हैं, मासूम बच्चे, परिवार। शायद यह मेरी वजह से नहीं है, पर अगर तुम्हारे पास कोई जानकारी है तो वह कई जिंदगियां बचा सकती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजियल कड़वाहट से हंसा। मैं मदद क्यों करूं? इस साम्राज्य ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर यह मेरी आंखों के सामने जलकर राख भी हो जाए तो मैं पलक तक नहीं झपकाऊंगा, बल्कि मुझे खुशी होगी। उसने मेरिसा की ओर उंगली उठाई। और तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी मूव ऑन कर रही हो? अभी तुम माफ़ी मांग रही थी और अब अचानक तुम्हें साम्राज्य की चिंता सताने लगी। क्या तुम्हारी भावनाएं इतनी सस्ती हैं? राजियल का स्वर उपहास से भर गया। लगता है तुम्हें मेरी परवाह कभी थी ही नहीं। सिर्फ तुम्हारी इमेज, तुम्हारे रूल्स और तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम एक्टिंग में बहुत माहिर हो। मेरिसा की रूह कांप गई। मैं एक्टिंग नहीं कर रही, वह चिल्लाए। तुम कर रही हो, राजियल ने शांत पर जानलेवा स्वर में कहा। तुमने एक बार मुझे धोखा दिया, क्या सबूत है कि तुम दोबारा नहीं करोगी?
तुम सिर्फ अच्छी दिखना चाहती हो। मेरिसा के चेहरे पर जो दर्द था वह अब शब्दों से परे था। उसे एहसास हुआ कि राजियल ने उसे न सिर्फ दिल से निकाला है बल्कि उसका पूरा अस्तित्व ही उसकी नज़र में एक झूठ बन गया है। और तुम तीनों भी, राजियल ने अपनी उसी ठंडी और बेपरवाह आवाज़ में कहा। हमारा जो भी सौदा था वह अब खत्म हुआ। तुम जहां चाहो जा सकते हो क्योंकि मैं कुछ ही मिनटों में इस साम्राज्य को छोड़ने वाला हूं। ये शब्द कमरे में किसी बम की तरह फटे। अरोरा, योगराज और लेवी तीनों के चेहरों पर हैरानी साफ थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजियल इतनी अचानक उन्हें जाने को कह देगा। पर जल्द ही वह हैरानी एक कड़वे सच में बदल गई जिसे वे नकार नहीं सकते थे। वे राजियल के लिए अब किसी काम के नहीं थे। अरोरा और योगराज शांत रहे। राजियल के साथ उनका रिश्ता कभी बहुत गहरा नहीं था। पर लेवी का चेहरा उतर गया। उसके मन में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। राजियल ने तब उसकी मदद की थी जब कोई उसके साथ नहीं था। उसे ट्रेनिंग दी, उसे रास्ता दिखाया और उसे दास व्यापारियों से छुड़ाया। क्या सच में? लेवी ने एक कदम आगे बढ़ाया। पर आपने मुझ पर इतनी मेहनत की, मेरी मदद की, और अब आप मुझे बस ऐसे ही जाने दे रहे हैं? आपने मुझ में इतना निवेश किया और बदले में मैंने आपको कुछ नहीं दिया। क्या आप वाकई इससे ठीक हैं? राजियल ने कंधे उचकाए। हाँ, ठीक है, तुम्हें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया वह उस वक्त मेरे अपने कारणों से किया था। वह एक पल के लिए रुका। उस वक्त मैं अकेला था। मुझे लगा शायद साथ होना बुरा नहीं होगा, शायद एक दोस्त बनाना, इसीलिए मैं तुम्हें साथ लाया था। उसकी आवाज़ में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक अंत था। पर राजियल ने अरोरा के कसते हुए हाथों को देखा जो लेवी की बाँह थामे हुए थीं। लगता है वह काम नहीं किया। तुम बोझ बन सकते हो। क्या इसलिए क्योंकि मैं बेकार हूँ? लेवी की आवाज़ धीमी थी। क्या मैं सिर्फ एक डेड वेट हूँ? राजियल ने उसकी आंखों में झांका। खैर, ये हिस्सा सच है। तुम मेरे काम भी आ सकते हो और तुम एक बोझ भी बन सकते हो। पर मैं तुम्हें इसलिए जाने को नहीं कह रहा। पूरा कमरा शांत हो गया। राजियल ने अरोरा की ओर इशारा किया। इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई है। मैं जिस रास्ते पर अब चलने वाला हूँ वह बहुत गंदा होने वाला है। मैं खुद नहीं जानता कि मैं बचूंगा या नहीं। और तुम्हारे पास अभी एक मौका है, एक परिवार बनाने का, एक ऐसी जिंदगी जीने का जिसका मकसद सिर्फ मेरे पीछे भागना न हो। लेवी सन रह गया। राजियल गलत नहीं था। वफादारी एक तरफ थी, पर अपनी पूरी जिंदगी और भविष्य को दांव पर लगाना दूसरी तरफ। आप क्या करने वाले हैं? लेवी ने पूछा। राजियल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पूरी दुनिया में अपनी एक अच्छी साख, गुड रेप्यूटेशन बनानी है। इसलिए मैं यहाँ वहाँ कुछ काम करूँगा। तभी बगल से किसी के खांसने की आवाज़ आई। मारिया झुककर ऐसे खांस रही थी जैसे उसे दौरा पड़ा हो। पफफ। क्या अच्छी साख? राजियल और अच्छी साख? वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। राजियल ने उसे एक ठंडी नज़र दी। लेवी, अरोरा, मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ। तय कर लो कि साथ आना है या नहीं। उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। योगराज की विदाई। तुम भी योगराज? वही शर्त है। 30 मिनट। योगराज ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई। लगता है इस बूढ़े के पास सलाह करने के लिए कोई नहीं है। मैं भी अपना जवाब दे दूंगा, पर उम्मीदें मत पालना लड़के। योगराज को अभी भी वह दृश्य याद था जब राजियल ने मेरिसा जैसी हस्ती को घुटनों पर ला दिया था। वह जानता था कि यह लड़का खतरनाक है। योगराज बिना किसी और शब्द के खिड़की से बाहर कूद गया। 30 साल कैद में रहने के बाद वह आज़ाद हवा में सांस लेना चाहता था। मारिया का टकराव। तुम झूठ बोल रही हो। अब कमरे में सिर्फ राजियल, मारिया और सोफिया बचे थे। राजियल की नज़रें मारिया पर टिकीं। और तुम्हें भी चले जाना चाहिए। मारिया को लगा उसने गलत सुना। तुम मुझसे भी फैसला लेने को कह रहे हो? राजियल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास रहो। मैं पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ। सोफिया ने मजे लेते हुए अपना मुंह ढांक लिया। मारिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसका क्या मतलब है? हमारा एक सौदा हुआ था। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे शरीर से शाही ब्लड लाइन निकाल दोगे। राजियल ने एक कड़वी मुस्कान दी। तुम अभी भी उस बहाने को पकड़े हुए हो। हम दोनों जानते हैं कि असली वजह वह नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ? कैसा झूठ? मारिया की आवाज़ तीखी हो गई, पर उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। सोफिया ने माहौल को भांपते हुए कहा, हे, तुम दोनों जारी रखो, मैं ज़रा बाहर की दुनिया देखकर आती हूँ। सोफिया समझ गई थी कि यहाँ कुछ निजी प्राइवेट होने वाला है। वह बाहर निकल गई। मुखौटा उतारना बस करो मारिया, राजियल ने शांत स्वर में कहा। ये बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं है। मारिया चिल्लाए। मैं शाही परिवार की कठपुतली नहीं बनना चाहती। तुमने वादा किया था। राजियल ने उसे बीच में ही काट दिया। अपनी ब्लड लाइन को फेंक देना, अपनी ताकत और टैलेंट का आधा हिस्सा खो देना। कुछ लोग गर्व या जिद में ऐसा कर सकते हैं, पर तुम उनमें से नहीं हो। तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। तो ये सच मुझे मत बेचो।
तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो। मारिया का मुंह खुला रह गया। राजियल उसे इतनी अच्छी तरह समझता था कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्यों आई थी, राजियल ने आगे कहा। और तुम्हें क्या लगता है मुझे उस सौदे की परवाह है? लेवी और अरोरा के पास कम से कम ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। पर तुम मेरे किस काम की हो? मेरे पास तुम्हें साथ रखने का कोई कारण नहीं है, इसलिए चली जाओ। राजियल का स्वर इतना बेपरवाह था कि वह किसी भी नफरत से ज्यादा मारिया को चुभ रहा था। उसे वह पल याद आया जब मारिया ने बिना विरोध के अपना दिल उसे निकालने दिया था। पर राजियल ने उस याद को झटक दिया। उसके लिए ये सब अब बेकार था। मारिया के मुंह से शब्द निकला पर गला रुंध गया। राजियल ने जो कहा था वह किसी भारी पत्थर की तरह हवा में तैर रहा था। सबसे कड़वा सच ये था कि राजियल गलत नहीं था। उसने मारिया के झूठ को बड़ी आसानी से पकड़ लिया था। मारिया का चेहरा शर्म और झुंझलाहट से लाल हो गया। उसे नफरत थी कि राजियल उसे इतनी गहराई से पढ़ सकता है। उसने अपने दांत भींचे और आखिरकार मान लिया। हाँ, जो तुमने कहा वह सच है, उसने मुश्किल से कहा। पर मेरे तुम्हारे साथ आने के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद नहीं था। मैं आई क्योंकि मैं आना चाहती थी, बस इतना ही। उसने एक फीकी और अजीब सी मुस्कान दी, जैसे वह खुद नहीं जानती कि वह क्या चाहती है। उसे उम्मीद थी कि राजियल बिना कहे उसकी बात समझ जाएगा, पर राजियल का चेहरा नहीं बदला। मुझे परवाह नहीं है, राजियल ने सपाट लहजे में कहा। वजह जो भी हो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब घर जाओ और उस भरोसे के बदले जो तुमने मुझ पर दिखाया था, वह डेमोनिक हॉट और शक्तियाँ अपने पास रखो। इसे मेरा भुगतान समझो। राजियल मुड़ा और दरवाजे की ओर चलने लगा। यही अंत है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने। मारिया का टूटना, कम से कम सुनो। मारिया जड़ हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि राजियल वाकई उसे पीछे छोड़कर जा रहा है। रुको रुको, उसकी आवाज़ में घबराहट भर गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी भी तुम्हारे काम आ सकती हूँ। मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई हूँ। राजियल ने बिना मुड़े सिर्फ अपना हाथ हवा में लहराया, जैसे किसी मक्खी को हटा रहा हो। उसे एक इशारे ने मारिया के भीतर कुछ तोड़ दिया। कहा, ना रुको, कम से कम मेरी बात तो सुनो। वह चिल्लाए। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। ये चीख इतनी दर्दनाक थी कि राजियल को रुकना ही पड़ा। राजियल धीरे से मुड़ा, उसकी आंखों में सिर्फ चिड़चिड़ापन था। ठीक है, क्या बात है? तुम समय बर्बाद कर रही हो। मारिया की सांसें तेज चल रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। रुको, मेरे पास कुछ है, उसने हड़बड़ाहट में कहा। उसने अपने गले के पास हाथ बढ़ाया और अपनी ड्रेस के भीतर से कुछ निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी नज़रें राजियल पर टिकी थीं। वह रहस्यमयी लॉकेट और मिटाई गई यादें। मारिया के हाथ में एक हार्ट नेकलेस था। उसमें एक गहरे बैंगनी रंग का पत्थर जड़ा था, जो बहुत प्राचीन और बेशकीमती लग रहा था। मारिया की आंखों में एक उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो हजारों बार उसके सपनों में आई थी। राजियल ने उस लॉकेट को देखा। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, अपनी यादें खंगालीं, पर कुछ नहीं मिला। उसे उस पत्थर को देखकर न तो कोई जुड़ाव महसूस हुआ और न ही कोई पहचान। वह बस उलझन में मारिया को देखता रहा। मारिया का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें ये याद भी नहीं है? डिसअपॉइंटमेंट, निराशा उसके स्वर में इतनी भारी थी कि हवा बोझिल हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम इसे कैसे भूल सकते हो राजियल? तुम कैसे? राजियल हक्का बक्का रह गया। मुझे याद नहीं है मारिया। मारिया फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह बुरी तरह टूट चुकी थी। विली का खुलासा, तुम्हारी यादें तबाह कर दी गईं। राजियल को अब बेचैनी होने लगी। मारिया जैसा मजबूत इंसान सिर्फ एक बेजान पत्थर के लिए इस तरह नहीं टूट सकता। उसने मन ही मन पुकारा, विली, यहाँ क्या हो रहा है? तो आखिरकार तुमने गौर कर ही लिया। विली की आवाज़ आई। राजियल के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारी माँ मेरे साथ ने तुम्हारी कुछ यादें डिस्ट्रॉयड कर दी थीं। विली ने बड़ी बेपरवाही से कहा। और मुझसे मत पूछना कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया। मेरा काम तुम्हें ट्रेनिंग देना है, तुम्हारी बेबीसिटिंग करना नहीं। और वैसे भी जो उसने किया वह तुम्हारे विकास के लिए अच्छा ही था। राजियल की आंखें बर्फीली हो गईं। यादें मिटा दी गईं। इसका मतलब मारिया और उसके बीच बचपन का कोई गहरा संबंध था जिसे मेरिसा ने राजियल के दिमाग से खुरच कर निकाल दिया था। धमाका, सोफिया का न्याय, द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। अभी राजियल इन टूटी यादों को जोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक धमाका, बूम, कमरे की दीवार टूटकर बिखर गई। धूल और मलबे के बीच से एक आकृति उभर कर आए। सोफिया के चेहरे पर अब वह चुलबुलापन नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो पूरे साम्राज्य को जला सकती थी। उसके हाथ में एक पुराना अखबार था जिसे उसने गुस्से में बुरी तरह भींच रखा था। कमरे का तापमान गिर गया। सोफिया ने वह अखबार राजियल की ओर फेंका। उसकी हेडलाइन साफ दिख रही थी, राजियल द्वारा बलात्कार का प्रयास। क्या ये सच है? सोफिया की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मारिया के आंसू भी थम गए।
राजियल ने अखबार को देखा और फिर सोफिया को। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी। वह बस शांति से उसे देखता रहा। मैं पूछ रही हूँ, क्या इसमें जो लिखा है वह सच है? सोफिया एक कदम आगे बढ़ी। उसके चारों ओर समुद्र की विनाशकारी ऊर्जा मचलने लगी थी। राजियल के साम्राज्य पहुंचने से कुछ मिनट पहले वीरलान मनो का ट्रेनिंग हॉल आज असामान्य रूप से शांत था। सेलेना दीवार के सहारे आधी झुकी हुई बैठी थी, उसकी पीठ ठंडे पत्थरों से टिकी थी। उसका एक पैर सीधा फैला था जबकि दूसरा मुड़ा हुआ था, जैसे वह अपनी सुध बुध खो चुकी हो। उसका सिर थोड़ा ऊपर की ओर झुका हुआ था और उसकी आंखें हॉल की ऊंची छत पर जड़ी नक्काशी को टकटकी लगाकर घूर रही थीं। हॉल के ऊंचे रोशनदानों से आती पीली रोशनी पॉलिश किए हुए फर्श पर प्रतिबिंबित हो रही थी। धूल के कण हवा में आलस से तैर रहे थे, पर सेलेना की ओर से कोई हलचल नहीं थी। वह इतनी देर से एक ही जगह देख रही थी कि छत के पत्थर अब उसे आकृतियां नहीं बल्कि धुंधले साए नजर आने लगे थे, वे यादें जिन्हें वह अब और नहीं देखना चाहती थी। वह पलके तक नहीं झपका रही थी। यदि कोई उसे करीब से देखता तो उसकी आंखों में छिपा वह भयानक तनाव देख पाता, जिसमें पछतावा, अपराधबोध, उलझन और तड़प एक साथ गुंद गए थे। तभी हॉल में कदमों की आहट गूंजी। मासेलर बड़े नपे तुले कदमों से अंदर आए। उसकी मौजूदगी आमतौर पर सबका ध्यान खींचती थी, पर आज सेलेना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मासिला का विश्लेषण, तुम सही थी। मासिला सेलेना से कुछ दूरी पर रुक गई। उसने भी छत की ओर देखा, जैसे ये समझने की कोशिश कर रही हो कि सेलेना आखिर क्या देख रही है। तुम काफी देर से उस छत को घूर रही हो, मासिला ने अपने हाथ पीछे बांधते हुए कहा। मैं सोच रही हूं कि तुम्हें वहां इतनी गहराई से क्या दिख रहा है, या शायद कौन दिख रहा है। कोई जवाब नहीं मिला। मासिला ने अपने होंठ भींचे। सेलेना ने उसे एक बार देखा भी नहीं। मासिला को यह देखकर एक बेबस आह भरने का मन हुआ। पूरे 2 महीने बीत चुके थे जब सेलेना ने नोवा को सच बताया था, और तब से वह इसी हॉल में एक कैदी की तरह थी। मासिला ने सेलेना की ओर तिरछी नज़र से देखा और वह कहा जिसकी सेलेना को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है, मासिला ने शांत स्वर में कहा, तुम सही थी। तुमने जो किया वह सही था। सेलेना की आंखें हिलीं। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मासिला को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने जो किया था, दुनिया उसे धोखा कहती, पर मासिला उसे सही कह रही थी। मासिला ने जारी रखा, तुमने जो फैसला लिया वह अपनी जगह तर्कसंगत था। तुम उस व्यक्ति से प्यार करती थी जो किसी और का होने वाला था। उसे अपने पास रखने के लिए तुमने वही किया जो तुम्हें जरूरी लगा। तुम्हारा वह झूठ, वह काम कर जाता। राजियल तब छोटा था। तुमने सोचा था कि उस इल्जाम के बाद वह सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा। तुमने उससे शादी करके उसे बचाना चाहती थी। एक खतरनाक दांव। मासिला की आवाज़ किसी रणनीति की तरह ठंडी और स्पष्ट थी। तुमने सब पढ़ा था। तुम जानती थी कि इस इल्जाम से उसे कोई बड़ी शारीरिक चोट नहीं पहुंचेगी। अपनी खुद की साख को दांव पर लगाकर इतना बड़ा जोखिम लेना, यह कोई साधारण हिम्मत नहीं है। यह उस तरह की तड़प थी जहां इंसान किसी को पाने के लिए सब कुछ जुए पर लगा देता है। मासिला ने एक थकी हुई सांस ली। ये काम कर जाता, सेलेना। तुम बस बदकिस्मत थी कि मेरिसा के पास कुछ ऐसा था जिसने सब बिगाड़ दिया। इस बदसूरत नतीजे के लिए तुम अकेली जिम्मेदार नहीं हो। मैं स्वार्थी थी, मैं बदसूरत थी। नहीं, सेलेना की आवाज़ बहुत पतली और कांपती हुई निकली। ऐसा मत कहिए, यह मायने नहीं रखता। मैं एक बुद्धिहीन मूर्ख थी। मेरी गलती ने उस इंसान को तबाह कर दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सेलेना इस बार चिल्लाई। उसकी आवाज़ हॉल में गूंज उठी। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं बच्ची थी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह मेरी गलती थी। मैं स्वार्थी थी। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, उसे पाने के बारे में। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो खुद से ये भी पूछती हूँ कि क्या मैं कभी प्यार के लायक थी, क्योंकि अगर मैं उससे प्यार करती तो मैं पहले उसके बारे में सोचती। मैं खुद से पूछती कि क्या मेरे इस झूठ से उसे चोट पहुँच सकती है। क्या इसमें कोई जोखिम है? जो लोग प्यार करते हैं वे रक्षा करते हैं। वे अपने प्यार को पाने के लिए उसकी जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेलते। सेलेना ने फर्श को अपनी उंगलियों से जोर से जकड़ लिया। मैंने खुद से झूठ बोला कि वह ठीक रहेगा, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यह उसके लिए कितना भयानक होगा। अगर मेरे उस झूठ की वजह से उसके साथ कुछ और भी बुरा हो जाता तो यह विचार ही मुझे खत्म कर देना चाहिए था। पर मैं नहीं रुकी, क्योंकि मैं बदसूरत थी। मैं बस उसे चाहती थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। और मैं बस, वह वाक्य पूरा नहीं कर सकी। सन्नाटा फिर से छा गया, पर उसकी आंखें अब उस खामोश दुख से भरी थीं जिसे वह अब और छिपा नहीं सकती थी। अगर मेरे झूठ की वजह से उसके साथ कुछ और भी बुरा हो जाता तो यह विचार ही मुझे रोक देना चाहिए था, सेलेना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां फर्श पर जम गई थीं, पर मैं नहीं रुकी, क्योंकि मैं बदसूरत थी। मैं बस उसे चाहती थी। उसकी आवाज़ सिसकियों में खो गई। मासिला ने अपना सिर धीरे से हिलाया।
तुम वैसी नहीं हो सेलेना, उसने शांत स्वर में कहा। मार्सिला की आवाज़ में एक ऐसी दृढ़ता थी जो सेलेना के भीतर जमे उस कड़वे सच को पिघलाने की क्षमता रखती थी। स्वार्थी होना पाप नहीं है। हर इंसान किसी न किसी इच्छा से प्रेरित होता है। तुम्हारा इरादा उसे चोट पहुंचाना कभी नहीं था, और यह बात उससे कहीं अधिक मायने रखती है जितना तुम मान रही हो। सिर्फ एक फैसले की वजह से खुद को पूरी तरह गलत मत समझो। सेलेना की सांसें थोड़ी स्थिर हुईं। मार्सिला की कठोर मुद्रा अब थोड़ी कोमल पड़ गई थी। तुम एक सुंदर और दयालु इंसान हो, उसने धीरे से कहा। तुम एक सेंटेस्ट हो सेलेना। तुम्हें ये पद यूं ही नहीं मिला। तुम हमेशा से विनम्र और करुणामयी रही हो। तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए धड़कता है, भले ही उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़े। मार्सिला ने उसकी आंखों में झांका। तुम अभी इस हाल में इसलिए हो क्योंकि तुम मानती हो कि तुमने उसे दुख पहुंचाया है। अगर तुम सचमुच वैसी बदसूरत और स्वार्थी होती जैसा तुम कह रही हो, तो तुम अब तक आगे बढ़ चुकी होती। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर देखो, यह अपराधबोध तुम्हें निगले जा रहा है। यह इस बात का सबूत है कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। प्रेम की गहराई, दिल में गड़ा तीर। सेलेना ने अपनी आंखें मूंद लीं। मार्सिला के शब्द तर्कसंगत थे, पर घाव तर्क से नहीं भरते। शांति, सेलेना बुदबुदाई। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं डूब रही हूँ? बस उसके बारे में सोचकर ही मेरा मन करता है कि मैं खुद को मिटा दूं। मार्सिला ने उसे कुछ देर देखा, फिर पूछा, क्या तुमने उसे सच बताया? कि तुमने ऐसा क्यों किया? सेलेना ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तो क्या उसने कभी पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मार्सिला ने जारी रखा। कभी कभी नफरत नहीं, सिर्फ गलतफहमी रह जाती है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से ईमानदारी से बात करो तो शायद ये दूरी इतनी गहरी न लगे। सेलेना के होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर मार्सिला का कलेजा मुंह को आ गया। यह मुस्कान इतनी उदास थी कि हवा भारी हो गई। उसने कभी पूछा ही नहीं। सेलेना की आवाज़ टूट गई। यही बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मार्सिला ने एक ठंडी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि राजियल को उस गहराई से प्यार किया जा रहा है जिसकी कल्पना भी ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। उसने सेलेना को सलाह दी, जिंदगी में हम सब कुछ नहीं पा सकते सेलेना। शायद तुम्हें अब उसे छोड़ देना चाहिए। उसे पीछे भागना तुम्हें सिर्फ और दर्द देगा। सेलेना ने अपना सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये नामुमकिन है। उसने अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखा, ठीक अपने दिल के ऊपर। वह यहाँ है, मेरे दिल के भीतर, जैसे कोई तीर गहराई में गड़ गया हो। अगर मैं उसे बाहर खींचने की कोशिश करूंगी तो वह नहीं निकलेगा। उसके साथ मेरा दिल भी बाहर निकल आएगा। वह बहुत गहरा समाया हुआ है मार्सिला। मार्सिला अवाक रह गई। उसने ऐसा क्या किया कि तुम उसे इस हद तक प्यार करती हो? सेलेना ने धीरे से कहा, उसने कुछ नहीं किया। उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। वह तो खुद साक्षात प्रेम है। मैं उससे प्यार कैसे न करूं? अचानक हुआ एहसास, वह वापस आ गया है। तभी अचानक माहौल बदल गया। सेलेना का शरीर एकदम जड़ हो गया। उसकी आंखें, जो हफ्तों से आधी बंद थीं, अचानक पूरी तरह खुल गईं। उसकी पुतलियां फैल गईं जैसे उसे कोई बहुत बड़ा संकेत मिला हो। इससे पहले कि मार्सिला कुछ समझ पाती, सेलेना बिजली की गति से ट्रेनिंग हॉल के दरवाजे की ओर झपटी। पर मार्सिला ने अपना हाथ उठाया और एक अदृश्य टेलीकनेटिक दबाव ने सेलेना को हवा में ही रोक दिया। क्या हुआ? तुम भागने की कोशिश कर रही हो? मार्सिला ने हैरानी से पूछा। पर जब उसने सेलेना का चेहरा देखा तो वह दंग रह गई। सेलेना की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। लेडी मार्सिला, राजियल साम्राज्य में वापस आ गया है। मैंने उसे महसूस किया है। सेलेना का गला रुंध गया। प्लीज़, मुझे जाने दीजिए। मुझे उसे देखना है। मुझे उससे मिलना है। प्लीज़। मार्सिला सन रह गई। वह जानती थी कि सेलेना की इंद्रियां, सेंसरी एबिलिटी असाधारण हैं। अगर वह कह रही है तो राजियल वाकई आ चुका है। माफ़ करना सेलेना, मैं नहीं जाने दे सकती। लेडी नोवा का आदेश है। प्लीज़, सेलेना चीखी। उसकी आवाज़ में इतनी हताशा थी कि मार्सिला का हाथ कांप गया। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं भागूंगी नहीं, आप जानती हैं। मैं बस उसे एक बार देखना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दीजिए। मार्सिला ने आज तक सेलेना को इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। वह लड़की जो हमेशा शांत और शालीन रहती थी, आज अपने प्रेम के लिए अपनी गरिमा और गर्व सब कुछ दांव पर लगा रही थी। वह सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने की भीख मांग रही थी। मार्सिला का फैसला। मार्सिला हिचकिचाई। वह नोवा के आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। अनुशासन और वफादारी उसके जीवन के स्तंभ थे। पर फिर उसने दोबारा सेलेना को देखा। उन आंसुओं को जिन्हें वह छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उस हताशा को जिसने उसके हाथों को कपा दिया था। उस बच्ची को जिसे उसने बढ़ते देखा था और जो आज इस भारी बोझ के नीचे कितनी छोटी और कमज़ोर लग रही थी। मार्सिला के सीने में कुछ भिंच गया। शांति छा गई। कई सेकंड बीत गए।
मासिला चुपचाप खड़ी रही, कर्तव्य और संवेदना के बीच फंसी हुई। सेलेना को थामे हुए वह अदृश्य पकड़ न तो ढीली हुई और न ही सख्त। और अंत में एक बहुत लंबे इंतजार के बाद मासिला ने एक गहरी थकी हुई आह भरी। राजियल ने बिना कुछ कहे सोफिया की ओर देखा। उसने जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसकी नज़रें सोफिया के चेहरे पर टिकी रहीं, उन बारीकियों का अध्ययन करती रहीं जिन्हें अक्सर लोग जज्बात के सैलाब में भूल जाते हैं। उसके कंधों की जकड़न, उसके जबड़े की सख्ती और उसकी उंगलियों में वह हल्की सी थरथराहट जिससे उसने उस पुराने अखबार को भींच रखा था। गुस्सा तो था ही, पर उसके नीचे कुछ और भी था, एक अनिश्चितता, एक डर और एक सच को जानने की तड़प। टूटी हुई दीवार से ठंडी हवा कमरे में आ रही थी, धूल के कण रोशनी में आलस से तैर रहे थे। सन्नाटा इतना लंबा खींच गया कि वह असहज होने लगा। पुरानी यादें, भुला दिए गए स्पष्टीकरण और वे पल जब सच बोलने से भी कुछ नहीं बदला था, सब कुछ राजियल के दिमाग में गूंज रहा था। सोफिया ने अपनी नज़रें नहीं हटाईं। क्या ये सच है? उसने फिर से पूछा। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर चीखने से कहीं ज्यादा खतरनाक। राजियल बिल्कुल शांत रहा, जैसे ये सवाल उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। उसने एक ठंडी सांस ली और उसके होठों पर एक कड़वी, थकी हुई मुस्कान आई। खैर, उसने बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा, हाँ या ना? क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है? तुम वैसे भी मुझ पर यकीन नहीं करोगी, क्या करोगी? इन शब्दों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा अनुभव था। राजियल ने बहुत पहले ही लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया था। जब उसकी अपनी माँ और बहन ने उस पर भरोसा नहीं किया, तो वह किसी और से क्या उम्मीद रखता? उसके लिए उम्मीदें सिर्फ दर्द देती थीं। विश्वास की अग्नि परीक्षा। सोफिया की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। वह राजियल की ओर बढ़ने लगी। उसका हर कदम नपातुला और नियंत्रित था। मारिया, जो कुछ दूरी पर खड़ी थी, तनाव को महसूस कर सकती थी। उसे लगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, राजियल को फिर से परखा जाएगा, और इस बार परखने वाली उसकी अपनी पत्नी थी। सोफिया, ये सही तरीका नहीं है, मारिया ने धीरे से कहा, सोफिया को रोकने की कोशिश करते हुए। पर राजियल ने बिना देखे ही अपना हाथ उठा दिया। नहीं, उसे किसी के बचाव की जरूरत नहीं थी। वह इस पल का सामना अकेले करना चाहता था। सोफिया राजियल से सिर्फ एक कदम की दूरी पर रुक गई। वह इतनी करीब थी कि राजियल उसकी सांसों की गति और उसकी आंखों में छिपी पैनी तलाश देख सकता था। तो फिर ऐसा करते हैं, सोफिया ने आखिरकार कहा, उसकी आवाज़ अब स्थिर थी। मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुमने यह नहीं किया, और मैं तुम पर विश्वास कर लूंगी। राजियल को अपनी हंसी रोकनी पड़ी। तुम्हें लगता है तुम कर लोगी? पहले भी कई लोगों ने यही कहा था। उसने गहरी सांस ली। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया गया था। उसने कंधे उचकाए, जैसे उसे पता हो कि अगला शब्द क्या होगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मानोगी। तो अगर तुम तलाक, डिवोर्स चाहती हो, तो तुम्हारा स्वागत। राजियल के शब्द बीच में ही रुक गए। सोफिया का जवाब, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। हाँ, मैं देख सकती हूँ। सोफिया की आवाज़ खतरनाक रूप से शांत थी, पर उसके होठों पर एक छोटी सी असली मुस्कान थी। राजियल ने पलकें झपकाईं। क्या? वह स्तब्ध रह गया। बरसों के बाद पहली बार उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। वह सोफिया के चेहरे पर संदेह, हिचकिचाहट या नफरत ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर वहां सिर्फ एक अटल विश्वास था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, सोफिया ने हाथ बढ़ाकर राजियल का सिर सहलाया, जैसे किसी बच्चे को तसल्ली दे रही हो। फिर उसने झुककर राजियल के दाहिने गाल पर एक छोटा सा किस किया। चिंता मत करो, ये सब अपनी पत्नी पर छोड़ दो। अब मैं यहाँ हूँ, सोफिया ने बड़ी कोमलता से कहा। राजियल जड़ हो गया। वह हिलना तक भूल गया। उसके गाल पर सोफिया के स्पर्श की गर्माहट अभी भी बनी हुई थी। उसका दिमाग इस नई हकीकत को स्वीकार करने में समय ले रहा था। ये वह अंत नहीं था जिसकी उसे आदत थी। मारिया ये सब देखकर सन रह गई। सोफिया ने मान लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कहा। मारिया के लिए ये दृश्य किसी चमत्कार जैसा था। सोफिया का मिशन और राजियल की उलझन। सोफिया अचानक मारिया की ओर मुड़ी। उनका नाम क्या था? हाँ, सेलेना, जो सेंटेस है, और इस साम्राज्य की प्रिंसेस। इन दोनों ने ही उस पर इल्जाम लगाया था ना? मारिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, सोफिया ने एक मजबूत फैसला ले लिया था। ठीक है, मैं उन दोनों से मिलने जा रही हूँ। मेरा इंतजार करना राजियल। सोफिया उस टूटी हुई दीवार की ओर बढ़ी जिसे उसने खुद बनाया था। पर अगर कोई उसके सामने खड़ा होता, तो वह देखता कि उसकी आंखों की कोमलता गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब शुद्ध किलिंग इंटेंट था, शांत पानी के नीचे जमी बर्फ की तरह। जैसे ही सोफिया नीली रोशनी के एक धमाके के साथ गायब हुई, राजियल ने मारिया की ओर देखा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मासूमियत और उलझन थी जो उसने कभी नहीं दिखाई थी। उद्धरण चिन्ह ... क्या अभी सच में वही हुआ जो मुझे लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। मारिया ने भी वैसी ही उलझन के साथ सिर हिलाया। हाँ, शायद। राजियल का हाथ अपने गाल पर गया जहां सोफिया ने चूमा था।
वह सोच रहा था कोई बिना सबूत के, बिना सफाई के, सिर्फ एक शब्द पर इतना बड़ा विश्वास कैसे कर सकता है। मारिया की राजियल की बांह पर पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी आवाज़ में एक ऐसी तड़प थी जिसे वह अब और छिपा नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता कि सब कब गलत हो गया, उसने स्वीकार किया। उसकी आंखें दबदबाई हुई थीं। पर तुम्हें ये जानना होगा कि जो मैंने बाहर दिखाया वह मेरी असली भावनाएं नहीं थीं। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैंने कभी नहीं की, और मैं कभी कर भी नहीं सकती। वह एक कदम और करीब आए। मैं तुम्हारे साथ किसी मकसद से नहीं आई थी, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम अभी भी वही इंसान हो जो तुम कभी थे, न कि वह शैतान जिसे पूरी दुनिया मान चुकी है। राजियल के माथे की सिलवटें गहरी हो गईं। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मारिया किस दिशा में जा रही है। और तुम कहना क्या चाहती हो? मारिया ने एक गहरी सांस ली। हिचकिचाहट का वह बांध अब टूट चुका था। मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कमरे में जैसे सन्नाटा फटने लगा। राजियल उसे सिर्फ देखता रह गया। हाँ, क्या? वह अनचाहे ही एक कदम पीछे हट गया, जिससे मारिया के हाथ उसकी बांह से फिसल गए। राजियल के चेहरे पर अविश्वास था। मजाक अच्छा है, इसके बाद क्या? रिवन एक लड़की निकलेगा और मुझसे शादी करना चाहेगा? नहीं, शुक्रिया। उसका कटाक्ष तीखा और रक्षात्मक था। यादों का खेल, विली का सुझाव। रुको, राजियल ने हाथ उठाते हुए कहा। पहली बात नहीं, दूसरी बात, तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ। सोफिया अभी इसी दरवाजे से बाहर गई है। और तीसरी बात, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? मारिया का चेहरा दुख से भर गया। तुम नहीं समझते हमारा अतीत। अगर तुम्हें याद होता तो तुम ऐसा नहीं कहते। मुझे समझाने दो, मैं बताती हूँ हमारे बीच क्या हुआ था। तभी राजियल के दिमाग में विली की आवाज़ गूंजी। होस्ट, वह जो कह रही है शायद सच हो। मैं तुम्हारी मिटाई गई यादें वापस तो नहीं ला सकती, पर मैं तुम्हें वह दिखा सकती हूँ जो मैंने अपनी नज़रों से देखा है। इससे तुम्हें समझने में मदद मिलेगी। राजियल एक पल के लिए रुका। उसने मारिया और विली दोनों की बातें सुनी, पर अगले ही पल उसने अपना सिर झटक दिया। जरूरत नहीं है, उसने सपाट स्वर में कहा। मारिया का विस्फोट, यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं है, मारिया चिल्लाए। उसकी सहनशक्ति जवाब दे गई थी। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें अभी अभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी असली भावनाएं बताईं और तुम सुनना भी नहीं चाहते। वह कांप रही थी। तुम भूल गए हो या भूलने का नाटक कर रहे हो, पर मैंने फिर भी हिम्मत की तुम्हें सच बताने की। देखो मुझे, मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपराधी बन गई, अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। ये सब जानने के बाद भी कि तुम असल में क्या हो। उसने कांपते हाथों से वह बैंगनी लॉकेट ऊपर उठाया। इसका मतलब था हमारे लिए, हम दोनों के लिए। राजियल की आंखें सिकुड़ीं। और मैं क्या हूँ? मारिया जड़ हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। राजियल ने ठंडी सांस ली। यही वजह है कि यह मायने नहीं रखता। मैं अपने अतीत के बारे में नहीं जानना चाहता। चाहे तुमने मुझसे प्यार किया हो या नहीं, आज इससे क्या बदल जाएगा? उसने मारिया की ओर इशारा किया। शायद मैं तुम्हारी बात सुन लेता अगर तुमने मुझ पर तब यकीन किया होता जब दुनिया मुझ पर थूक रही थी। तुमने यकीन नहीं किया कि मैंने वह नहीं किया। पर आज, अगर मैं सच जान भी लूं तो मुझे सिर्फ और बुरा महसूस होगा। क्योंकि तब मुझे यह मानना पड़ेगा कि जो लड़की मुझसे प्यार का दावा करती थी, उसे भी लगता था कि मैं इतना गिरा हुआ काम कर सकता हूँ। नफरत और माफ़ी का जुआ। तुमने वह किया था। मारिया फिर से फट पड़ी। सब जानते हैं कि तुमने किया था। कोई एक भी सबूत नहीं है जो तुम्हें बेगुनाह साबित करे। सिर्फ तुम्हारे शब्द। तुम्हें लगता है कोई इस पर यकीन करेगा? राजियल ने बड़े आराम से कंधे उचकाए। खैर, अभी अभी किसी ने किया। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा। क्योंकि वह एक नंबर की मूर्ख है। मारिया ने तीखा जवाब दिया। क्या कोई बलात्कारी कभी कहेगा कि वह बलात्कारी है? ये बकवास है। राजियल की एक भौं ऊपर उठी। उसने खामोशी से मारिया को देखा, जिससे मारिया को अपनी रूह पर दबाव महसूस हुआ। और तुम्हें पता है क्या? मारिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने वह किया था या नहीं। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मैं तुम्हें एक और मौका देने को तैयार हूँ। मैं तुमसे प्यार मांग भी नहीं रही, बस तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। उसने राजियल की आंखों में झांका। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह जानते हुए भी तुमसे प्यार करना कि तुम एक राक्षस हो, उस अंधे विश्वास से कहीं बड़ा प्यार है जो सोफिया तुम पर कर रही है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अंतिम विदाई, टूटा हुआ लॉकेट। खैर, मारिया ने गले में फंसी सिसकी को दबाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। वह राजियल को धक्का देकर दरवाजे की ओर बढ़ी। पर कुछ कदम बाद वह रुकी और पीछे मुड़ी। और ये भी ले जाओ। उसने वह बैंगनी लॉकेट पूरी ताकत से राजियल के पैरों के पास फेंक दिया। लकड़ी के फर्श पर एक तीखी धात्विक आवाज़ हुई। जब तुम्हें याद ही नहीं है तो मैं इसे क्यों रखूं?
मारिया मुड़ी और उस टूटी हुई दीवार की ओर भाग गई, उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था। राजियल वहीं खड़ा रहा, उसकी नज़रें अपने जूतों के पास पड़े उस चमकते हुए पत्थर पर टिकी थीं। उसने उसे उठाने की कोशिश नहीं की, उसने मारिया को आवाज़ नहीं दी, वह बस उस छोटे से पत्थर को घूरता रहा जिसमें एक ऐसा इतिहास छिपा था जिसे उसने न जानने का फैसला किया था। मारिया को याद नहीं था कि वह उस दुकान से बाहर कैसे निकली। वह चल रही थी या भाग रही थी, उसे नहीं पता था। उसका शरीर बस एक ऐसे तूफान की दिशा में बढ़ रहा था जिसे वह रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के पीछे एक जलन थी और उसका सीना इतना भारी था कि हर सांस एक चुभन जैसी महसूस हो रही थी। उसने अपने हाथों के पीछे से आंसू पोंछे, पर वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे नफरत थी कि वह सरेआम रो रही थी। उसे नफरत थी कि राजियल ने उसे तब इतनी शांति से देखा जब वह उसके सामने टूट रही थी। और उसे सबसे ज्यादा नफरत राजियल के उस लॉजिकल व्यवहार से थी जिसने उसके सबसे कमजोर पल का भी मजाक बना दिया था। साम्राज्य की राजधानी में रिफ्ट से राक्षस निकल रहे थे, पर जिंदगी फिर भी जिद पर अड़ी थी। लोग समूहों में चल रहे थे, सिपाही चौकन्ने थे, और इसी माहौल के बीच मारिया गुजर रही थी, एक कुलीन लड़की जिसके नीले बाल बिखरे हुए थे और गाल आंसुओं से भीगे थे। लोग उसे पहचान रहे थे, ग्रेव परिवार की वारिस। पर किसी ने उसे टोकने की हिम्मत नहीं की। मारिया के दिमाग में राजियल के शब्द गूंज रहे थे, यह मायने नहीं रखता। दुखी होना लॉजिकल नहीं है। अचानक हुआ विस्फोट। मारिया अभी अपनी ही सोच में डूबी थी कि अचानक धमाका, बूम, उसके दाहिने हाथ की ओर एक इमारत फट पड़ी। पत्थर और लकड़ियां हवा में बिखर गए। धूल और आग का एक गुबार उठा। एक पल के लिए दुनिया थम गई। मारिया के आंसू रुक गए और उसकी पुतलियां पैनी हो गईं। भावनाओं की जगह अब इंद्रियों, इंस्टिंक्ट्स ने ले ली थी। इससे पहले कि मलबा उसे छुए, मारिया ने अपना हाथ हवा में घुमाया। पानी की एक पारदर्शी ढाल उसके चारों ओर बन गई और टकराने वाली हर चीज को उसने बेअसर कर दिया। चारों ओर चीख पुकार मची थी, पर मारिया अब शांत थी। उसका गुस्सा अब एक दिशा ढूंढ चुका था। जिसने भी यह धमाका किया था, उसने गलत समय चुना था। यह एक घायल शेरनी पर हमला करने जैसा था। मारिया फुर्ती से पास की एक छत पर चढ़ गई। उसके चेहरे से मासूमियत गायब हो चुकी थी, अब वह एक ठंडी शिकारी लग रही थी। दो महिलाओं का आमना सामना। मारिया छतों पर दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां से धमाका हुआ था। पर वहां जो उसने देखा, उसने मारिया के पैर जड़ कर दिए। धमाके के मलबे के बीच दो आकृतियां खड़ी थीं। एक तरफ सोफिया और दूसरी तरफ सेलेना। मारिया का गला सूख गया। ये सबसे बुरा इत्तफाक था। सोफिया को अभी अभी सच पता चला था कि राजियल को फंसाया गया था, और उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसने इल्जाम लगाया था। सेलेना, इस साम्राज्य की सेंटेस। नीचे मलबे में खड़ी सेलेना के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह भी अभी मासिला से आज़ादी पाकर राजियल की ओर भाग रही थी जब अचानक उस पर हमला हुआ। वह धमाके से एक घर की दीवार चीरते हुए अंदर जा गिरी थी, पर उसकी होली कॉन्स्टिट्यूशन के कारण उसे खरोंच तक नहीं आई थी। सेलेना धूल झाड़ते हुए बाहर निकली। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने सामने देखा, एक अनजान महिला, गहरे नीले बाल, राजसी तेवर और आंखों में जानलेवा किलिंग इंटेंट। सोफिया के होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। युद्ध का आगाज। सेलेना ने अपनी नज़रें सिकुड़ीं। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, उसने स्थिर आवाज में कहा। या तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? पर अभी मैं इसे जाने दे रही हूं क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी इंसान से मिलना है। मेरे रास्ते से हट जाओ। सेलेना ने जवाब का इंतजार नहीं किया। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ और वह हवा में उछली, सीधे उस दिशा में जहां उसे राजियल महसूस हो रहा था। तुम कहाँ जा रही हो? एक ठंडी और मज़ेदार आवाज़ हवा को चीरती हुई आई। सेलेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही नीली रोशनी की एक लकीर ने उसका रास्ता काट दिया। सोफिया, सेलेना की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। वह पलक झपकते ही सेलेना के सामने आ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के सोफिया ने अपनी टांग हवा में घुमाए और एक क्रूर प्रहार, आर्क स्ट्राइक किया। ये हमला सीधे सेलेना के चेहरे को निशाना बना रहा था। तुम कहाँ जा रही हो? आवाज़ ठंडी और साफ थी, जो सेलेना के कानों के पास बहती हवा को चीरती हुई आई। इससे पहले कि सेलेना अपना रास्ता बदल पाती, सोफिया उसके ठीक सामने प्रकट हुई, उस सुनहरी रोशनी से भी तेज जो सेलेना को आगे ले जा रही थी। कोई चेतावनी नहीं, कोई पदचाप नहीं, बस एक पूर्ण उपस्थिति। और फिर प्रहार हुआ। सोफिया की टांग एक विनाशकारी चाप आंख में घूमी, जिसका निशाना सीधे सेलेना का चेहरा था। सेलेना की आंखें गुस्से से भर गईं। फिर से नहीं। उसने अपनी बाँह उठाई, सुनहरी रोशनी उसकी त्वचा पर चमक उठी, एक रक्षात्मक जादू, अनचांटिंग मैजिक जिसने उसकी बाँह को फौलाद बना दिया था। धमाका, टकराव की आवाज़ बिजली कड़कने जैसी थी। सेलेना के पूरे हाथ में दर्द की एक लहर दौड़ गई और उस प्रहार के वेग ने उसे ब्लॉक करने के बावजूद कई मीटर पीछे धकेल दिया। वह हवा में घूमी और बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन बनाकर जमीन पर उतरी। उसके जूतों ने सड़क के पत्थरों पर गहरी लकीरें छोड़ दी थीं।
प्रतिभाओं का टकराव। सेलेना के चेहरे पर हैरानी साफ थी। पहला हमला शायद एक सरप्राइज हो सकता था, पर उसने खुद को पूरी तरह तैयार रखा था, अपनी शक्तियों को केंद्रित किया था, और फिर भी उसे पीछे हटना पड़ा। सेलेना ने महसूस किया कि सोफिया के उस प्रहार में कोई माना नहीं था, कोई आभा औरत नहीं थी, वह शुद्ध शारीरिक ताकत थी। सेलेना, जिसके पास डिवाइन होली बॉडी, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो आरियोन अरन जैसे ड्रैगन ब्लडलाइन वाले योद्धाओं को टक्कर दे सकती थी, वह एक हमउम्र लड़की से ताकत में पिछड़ रही थी। ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। सेलेना का दिमाग तेज चलने लगा। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रतिभा होने के नाते वह हर बड़े चेहरे को जानती थी, पर यह नीले बालों वाली लड़की एक रहस्य थी। राजियल का नाम और बदलता माहौल। सोफिया शांति से जमीन पर उतरी, जैसे ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं बल्कि एक खेल हो। मैंने कहा रुक जाओ, उसने तिरस्कार के साथ कहा। और तुम किससे मिलने जा रही हो? कौन है वो? सेलेना ने अपना पारा काबू में रखने की कोशिश की। जो भी हो, अगर तुमने मुझे फिर से रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह आखिरी चेतावनी है, हट जाओ। सेलेना की नज़रें बार बार सोफिया के पीछे उस दिशा की ओर मुड़ रही थीं जहां उसे राजियल महसूस हो रहा था। उसका दिल धक धक कर रहा था। हर बर्बाद होता सेकंड उसे मार रहा था। उसे डर था कि अगर वह देर से पहुंची तो राजियल फिर गायब हो जाएगा। तभी सोफिया ने वह सवाल किया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या वह राजियल है? सोफिया की आवाज़ अब बर्फीली हो चुकी थी। क्योंकि अगर वह राजियल है तो उससे मिलना तो दूर, मैं तुम्हें उसके एक कदम करीब भी नहीं फटकने दूंगी। पूरे माहौल में सोफिया का जानलेवा किलिंग इंटेंट फैल गया। सेलेना जड़ हो गई। वह नाम, वह शब्द, उसके भीतर की तड़प एक पल में अधिकार, पॉसेसिवनेस और पागलपन में बदल गई। तुम कौन हो? सेलेना का चेहरा अब किसी रोती हुई लड़की का नहीं था। उसकी आंखों से आंसू गायब हो गए और उनकी जगह एक डरावनी चमकने ले ली। उसने सोफिया की ओर कदम बढ़ाया। अचानक उसके चारों ओर सुनहरी आग गोल्डन फायर जल उठी। यह माना नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा शुद्ध ऊर्जा थी। सेलेना के पैर पड़ते ही सड़क के पत्थर टूटने लगे। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि दूर खड़े आम नागरिक घुटनों पर आ गए। फिर से कहना, सेलेना ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जो पूरी सड़क पर साफ सुनाई दी। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उससे दूर रहने को कहने की? सोफिया का खौफनाक जवाब। सोफिया की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि यह औरत राजियल के पीछे पागल है। और यह एहसास सोफिया के भीतर एक अटलांटियन रक्षक को जगा चुका था। ओह, तुमने सुना नहीं? सोफिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने कहा कि अगर तुमने राजियल की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हारे दोनों पैर काटकर तुम्हारी बाहों में रख दूंगी। सोफिया ने अपना सिर टेढ़ा किया। शायद अब तुम्हें आसानी से समझ आ गया होगा। मारिया का हस्तक्षेप और साम्राज्य की राजकुमारी का आगमन। दोनों महिलाएं टकराने ही वाली थीं कि मारिया बीच में कूद पड़ी। रुको, मारिया चिल्लाए। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए, एक हथेली सेलेना की ओर, दूसरी सोफिया की ओर। अगर तुम दोनों यहाँ लड़ी तो सब तबाह हो जाएगा। हट जाओ मारिया, इससे पहले कि मैं तुम्हें मछली बना दूं, सोफिया ने चिढ़कर कहा। तभी आसमान से एक भारी और अभिमानी आवाज गूंजी, बस करो। सब ने ऊपर देखा। हवा में एक 16-17 साल की लड़की तैर रही थी, जिसके चारों ओर प्लेटिनम रंग की आभा चमक रही थी। वह इस साम्राज्य की शाही पोशाक में थी, प्रिंसेस नोवा, इंपेरियल प्रिंसेस। मारिया का दिल बैठ गया। ये सबसे बुरा समय था। सोफिया ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में एक खूंखार पहचान उभरी। आह, तो तुम वो राजकुमारी हो? सोफिया हंसी। बहुत अच्छा, दोनों एक साथ मिल गईं। अब मुझे तुम्हें अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोफिया ने पूरी राजधानी के सामने गरजते हुए कहा, अब मैं तुम दोनों के सिर काटूंगी, उन्हें एक थाली में सजाऊंगी और राजियल को हमारी शादी के तोहफे वेडिंग प्रेजेंट के रूप में दूंगी। नीचे खड़ी सेलेना का गला सूख गया। शादी का तोहफा राजियल को? मारिया ने अपना थूक निगला। यह अब दो औरतों की लड़ाई नहीं थी। यह एक सेंटेस, एक अटलांटिस की राजकुमारी और साम्राज्य की अपनी प्रिंसेस के बीच का महायुद्ध था। मारिया का दिमाग इतनी तेज चल रहा था जैसे विचार एक दूसरे को कुचल रहे हों। उसे पता था कि अगर यह स्थिति यहाँ से 1 इंच भी आगे बढ़ी तो ये सिर्फ लड़कियों का झगड़ा नहीं रह जाएगा। यह एक राजनीतिक तबाही, पॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी बन जाएगी। राजधानी पहले से ही रिफ्ट्स और राक्षसों से जूझ रही थी, अब उसे साम्राज्य की सेंटेस, राजकुमारी और एक अनजान पर शक्तिशाली अजनबी के बीच सार्वजनिक युद्ध की जरूरत नहीं थी। सोफिया अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। उसकी नीली आंखें ऊपर तैरती उस लड़की पर टिकी थीं, जो किसी प्लेटिनम आभा औरत से घिरी हुई थी। तुमने मुझे सुना? सोफिया ने बिना किसी मजाक के दोहराया। ऊपर तैरती उस लड़की प्रिंसेस सेलेस्टिया की आभा और तेज हो गई। और तुम आखिर हो कौन? उसने बड़े शांत पर अहंकारी स्वर में पूछा। सेलेस्टिया ने तुरंत हमला नहीं किया। वह नीचे खड़ी इस महिला का अध्ययन कर रही थी।
सेलेस्टिया देख सकती थी कि यह अजनबी महिला न केवल बेहद खूबसूरत है, बल्कि उसने जो पोशाक और गहने पहने हैं वे किसी बहुत ऊंचे घराने के हैं। और सबसे बड़ी बात, सेलेना जैसी शक्तिशाली सेंटेस के सामने यह महिला ऐसे खड़ी थी जैसे किसी कमतर इंसान को देख रही हो। सेलेना के कपड़ों पर धूल थी, पर यह नीले बालों वाली महिला बिल्कुल बेदाग, इमैक्युलेट। सेलेस्टिया का विश्लेषण। सेलेस्टिया ने अपने दिमाग में हर शाही खानदान और विदेशी प्रतिनिधियों की यादें खंगाली, पर उसे कुछ नहीं मिला। वह शांत रही, क्योंकि एक भविष्य की महारानी को बिना सोचे समझे हमला नहीं करना चाहिए। उसे अपनी माँ महारानी की नज़रों में खुद को साबित करना था। नीचे से सोफिया की आवाज़ गूंजी, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं तुम दोनों कुत्तियों बिचेस को तुम्हारी औकात दिखाने आई हूँ। सोफिया की आंखें सेलेस्टिया की आंखों में गड़ी थीं। उस सब के लिए जो तुमने राजियल के साथ किया। सेलेस्टिया के चेहरे से शाही शिष्टाचार गायब हो गया। अब उसकी नज़रें ठंडी और गणनात्मक कैलकुलेटिंग थीं। उसे समझ आ गया था कि यह औरत सिर्फ और सिर्फ खून बहाने आई है। दो सहेलियों का मिलन। सेलेस्टिया हवा में तैरते हुए नीचे उतरी और सीधे सेलेना के पास पहुंची। उसने आसपास के गार्ड्स को पीछे रहने का इशारा किया। सेलेना अभी भी सदमे में थी, उसके दिमाग में वेडिंग गिफ्ट शब्द गूंज रहे थे। यहाँ क्या चल रहा है? सेलेस्टिया ने सेलेना की बाँह पकड़कर उसे झकझोरते हुए पूछा। और तुम पिछले 2 महीनों से कहाँ थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की। तुम कहाँ गायब हो गई थी? सेलेना की आवाज़ में झुंझलाहट थी। मुझे नहीं पता ये कौन है। जब मैं राजियल से मिलने जा रही थी तो इसने मुझ पर हमला कर दिया। क्या? सेलेस्टिया का दिल एक पल के लिए धड़का। राजियल यहाँ है? कहाँ? सेलेस्टिया को तुरंत वह शर्मिंदगी याद आई जो राजियल ने उसे उसकी माँ के सामने दी थी। उस अपमान की वजह से वह 2 दिनों तक सो नहीं पाई थी। वह अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए तड़प रही थी। और अब वह वापस आ गया था। वेडिंग गिफ्ट का रहस्य। सेलेना ने सेलेस्टिया की आंखों में झांका। क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा, राजियल के लिए शादी का तोहफा, वेडिंग गिफ्ट। उसका क्या मतलब था? सेलेस्टिया ने अपने हाथ भींच लिए। पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ उसकी बदतमीजी सुनी। पर सेलेना की हालत बिगड़ रही थी। उसकी होली आभा होली और अस्थिर हो रही थी। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो सेलेस्टिया। वह सच कह रही है। राजियल ने उसे सब बता दिया होगा। वह यहाँ बदला लेने आई है। राजियल ने शादी कर ली है। हे, शांत हो जाओ सेलेना, ये नामुमकिन है। सेलेस्टिया ने उसे संभालने की कोशिश की, हालांकि उसका अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। राजियल और शादी, यह विचार ही उसे बेचैन कर रहा था। तुम ज्यादा सोच रही हो। उसने कोई शादी नहीं की। वह अभी उस उम्र का भी नहीं है। और मुझे यकीन है कि वह अभी भी तुमसे या हमसे नफरत नहीं कर सकता। सेलेस्टिया को यकीन था कि राजियल को उस घटना से दुख पहुंचा है, पर उसे ये भी लगता था कि राजियल अभी भी उनके प्रभाव से बाहर नहीं निकला होगा। पर सेलेना एक पैनिक अटैक की कगार पर थी। उसे लग रहा था कि उसने राजियल को हमेशा के लिए खो दिया है और यह नीले बालों वाली अजनबी महिला उसका अंत करने आई है। सड़क के दूसरी ओर मारिया ने आखिरकार राहत की सांस ली। टकराव टल गया था। सेलेना की सुनहरी आभा शांत हो गई थी और प्रिंसेस सेलेस्टिया ने भी अपनी शक्ति को काबू में कर लिया था। मारिया को डर था कि अगर ये तीनों, एक सेंटेस, एक राजकुमारी और एक अटलांटिस की राजकुमारी, आपस में भिड़ गईं तो राजधानी का क्या होगा। पर यह शांति अस्थायी थी। मारिया तेजी से सोफिया की ओर बढ़ी। तुम क्या कर रही हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? सोफिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसका दिमाग कहीं और था। उसकी फिक्र छोड़ो मारिया, पहले मुझे ये बताओ, राजियल और इस सेलेना के बीच क्या रिश्ता था? मारिया सन रह गई। सोफिया की आंखों में गहरा संदेह था। क्योंकि मुझे कुछ बहुत गलत लग रहा है, सोफिया ने धीरे से कहा। जब मैंने राजियल का नाम लिया तो सेलेना के चेहरे पर जो भाव थे वे नफरत के नहीं थे। मारिया का दर्द और सोफिया की पैनी नज़र। अचानक सोफिया की नज़र मारिया के चेहरे पर थमी। तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? क्या तुम रो रही थी? सोफिया का स्वर बदल गया। क्या राजियल के साथ कमरे में कुछ हुआ? मारिया ने तुरंत अपना चेहरा पोंछा। नहीं, वह तो तेज हवा में उड़ने की वजह से आंखों में पानी आ गया था। मारिया ने झूठ बोला, पर उसका लहजा इतना तेज था कि सोफिया समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी सोफिया ने उसे फिलहाल जाने दिया। सोफिया ने मारिया की कलाई पकड़ी और उसे सेलेना की ओर देखने के लिए मजबूर किया। उस औरत को देखो मारिया, तुम कह रही हो कि वह राजियल से नफरत करती है, पर देखो वह उसके पास जाने के लिए कितनी तड़प रही है। जब मैंने कहा कि मैं उसे राजियल से मिलने नहीं दूंगी तो वह ऐसे पागल हो गई जैसे मैंने उसकी कोई अपनी चीज़ छीन ली हो। सोफिया की आवाज़ में एक कड़वी सच्चाई थी। वह नफरत नहीं कर रही है, वह उसके लिए तरस रही है, डेस्परेट। बचपन की दोस्त या कुछ और? मारिया ने समझाने की कोशिश की। तुम ज्यादा सोच रही हो सोफिया। वे बचपन के दोस्त थे, बहुत करीबी।
फिर वो हादसा हुआ, इल्जाम लगे। सेलेना को बस उस बात का पछतावा है। वह एक बहुत दयालु इंसान है, इसलिए वह उस बोझ को ढो रही है। गलतफहमी मत पालो। पर सोफिया ने मारिया का सिर पकड़कर उसे दोबारा सेलेना की ओर मोड़ा। दयालु, पछतावा, मारिया, तुम एक लड़की हो, फिर भी इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? उसकी आंखों को देखो, वह उसे सिर्फ देखना नहीं चाहती, वह उसे पाना चाहती है। सोफिया की आंखों में अब एक स्पष्ट पहचान थी। उसका चेहरा तब बदला जब मैंने शादी के तोहफे की बात की। वह अपनी मौत से नहीं डरी, वह इस बात से डर गई कि राजियल किसी और का हो सकता है। धमाका, मैं राजियल की पत्नी हूँ। मारिया अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी, पर सोफिया ने इसे साबित करने का फैसला कर लिया था। सोफिया एक कदम आगे बढ़ी और पूरी ताकत से चिल्लाए, मैं राजियल की पत्नी हूँ, बस तुम्हारी जानकारी के लिए। ये शब्द किसी आकाशीय बिजली की तरह गिरे। सेलेना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे उसने दुनिया की सबसे खौफनाक चीज़ देख ली हो। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं नहीं मानती, वह कभी ऐसा नहीं करेगा। यह मुमकिन नहीं है। सेलेना पागलों की तरह चिल्लाने लगी। सोफिया ने अपनी अनामिका रिंग फिंगर उठाए। नहीं, ये देखो, ये वह अंगूठी है जो उसने खुद मेरे हाथ में पहनाई है। और हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। ट्रूथ आइज और अंतिम प्रहार। सेलेना अपना आपा खो चुकी थी। वह सोफिया पर हमला करने ही वाली थी कि सेलेस्टिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेलेस्टिया का चेहरा पत्थर की तरह शांत था, पर उसकी आंखों में एक गहरी चुभन थी। सेलेस्टिया ने अपनी आंख की ओर इशारा किया और कहा, ये झूठ नहीं बोल रही है। सेलेना जड़ हो गई। सेलेस्टिया के पास ट्रूथ आइज थी। वह देख सकती थी कि कौन सच बोल रहा है। अगर सेलेस्टिया कह रही है तो इसका मतलब यह अटल सत्य था। नहीं, नहीं, नहीं। सेलेना लड़खड़ाते हुए पीछे हटी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह मेरा है। वह किसी और का कैसे हो सकता है? वह मेरा है, सिर्फ मेरा। वर्षों का दबा हुआ पछतावा, जुनून और पागलपन एक साथ बाहर निकल आया। उसने हमेशा सोचा था कि एक दिन वह सब ठीक कर देगी, राजियल उसके पास वापस आएगा। पर शादी किसी और से। सेलेना का पूरा संसार एक पल में ढह गया। उसकी सुनहरी आभा बुझ गई, उसका शरीर कांपने लगा और आखिरकार उसके पैर जवाब दे गए। वह बिना किसी गरिमा के धूल भरी सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ी। हजारों वाटर स्पीयर्स हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। वे इतने सघन थे कि पत्थर को भी छलनी कर दें। उनका निशाना एक ही था, सेलेना। सेलेना अभी भी मलबे के बीच घुटनों के बल बैठी थी, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। राजियल की शादी की खबर ने उसके अस्तित्व को अंदर से तोड़ दिया था। उसे न तो उन भालों की परवाह थी, न अपनी जान की। उसी क्षण सोफिया नीचे झपटी। उसकी मुट्ठी इतनी तेज घूमी कि हवा संकुचित कंप्रेस हो गई। वह सीधे सेलेना का चेहरा कुचलने वाली थी। पानी के भाले भी सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर थे। पर तभी सब कुछ थम गया। प्रिंसेस सेलेस्टिया ने नाटकीय ढंग से हाथ नहीं हिलाया, उसने बस अपनी कलाई मोड़ी। उसके हाथ से एक प्लेटिनम रंग की पतली सी लकीर निकली। जैसे ही वह फैली, सोफिया का प्रहार बीच में ही रुक गया। एक अदृश्य बल ने सोफिया को ऐसे पीछे धकेला जैसे किसी तिनके को हटा दिया हो। उसी पल वे हजारों भाले उस प्लेटिनम लहर से टकराते ही भाप बनकर उड़ गए। राजधानी की उस सड़क पर सन्नाटा छा गया। सेलेस्टिया, सेलेना और सोफिया के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। मुझ पर और मेरे सामने उस पर हमला करने की हिम्मत। सेलेस्टिया की आवाज़ ठंडी थी। तुम खुद को बहुत ज्यादा समझ रही हो। राजियल मेरा मंगेतर था। सेलेस्टिया ने पीछे मुड़कर सेलेना को देखा, जो अभी भी सुध बुध खोए बैठी थी। सेलेस्टिया को चिढ़ हुई, संभालो खुद को सेलेना, कितनी दयनीय लग रही हो। पर सेलेस्टिया के अपने सीने में भी एक अजीब सी जलन थी। राजियल शादीशुदा है, ये बात उसे भी काट रही थी। वह उसका मंगेतर था। उसने उसे छोड़ा था क्योंकि वह कमज़ोर था। पर किसी और औरत के हाथ में उसकी अंगूठी देखना सेलेस्टिया के स्वाभिमान प्राइड पर गहरी चोट थी। सेलेस्टिया ने ऊपर देखा, जहां सोफिया हवा में खुद को संतुलित कर रही थी। सेलेस्टिया के होठों पर एक कसाई जैसी मुस्कान आई। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। धमाका, बूम। सेलेस्टिया प्लेटिनम बिजली की तरह ऊपर की ओर उड़ी। वह सोफिया के पास पहुंची और एक मुक्का जड़ा। सोफिया ने उसे अपनी हथेली से पकड़ लिया। हवा में एक शॉकवेव पैदा हुई जिससे नीचे की इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। सोफिया मुस्कुराई, एक डरावनी मुस्कान। शायद तुम खुद को बहुत ज्यादा समझ रही हो, राजकुमारी। ईर्ष्या और नफरत का संवाद। दोनों की मुट्ठियां आपस में भिंची हुई थीं। सेलेस्टिया की आंखों में हैरानी थी। कोई भी ड्रैगन ब्लडलाइन वाला भी उसके इस प्रहार को बिना माना के नहीं रोक सकता था, पर सोफिया ने इसे अपनी शुद्ध शारीरिक ताकत से रोक लिया था। तो तुम उसकी पत्नी हो, सेलेस्टिया ने कड़वाहट से कहा। बुरी नहीं हो, पर क्या उसने तुम्हें बताया कि वह मुझसे कितना प्यार करता था? वह मेरा मंगेतर था, तुम्हारी अंगूठी से पहले मेरा वादा था। सोफिया की आंखें खतरनाक रूप से काली पड़ गईं।
प्यार? जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि तुम अप्रासंगिक, इर्रेलेवेंट हो। इर्रेलेवेंट, ये शब्द सेलेस्टिया के दिल में तीर की तरह चुभा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। झूठ, तुम खुद से झूठ बोल रही हो। वह मुझसे प्यार करता था और शायद आज भी करता है। सेलेस्टिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और एक ऊंची किक मारी। महायुद्ध? तुम मुझसे प्यार करती हो? ऊपर आसमान में धमाके होने लगे। सोफिया और सेलेस्टिया इतनी तेज लड़ रही थीं कि आम आंखों को सिर्फ नीली और प्लेटिनम लकीरें दिख रही थीं। हर प्रहार से राजधानी का वह हिस्सा कांप रहा था। सोफिया ने चिल्लाते हुए कहा, मैं मूर्ख नहीं हूं। तुम्हारी सहेली सेलेना की आंखों को देखो और अब अपनी आंखों को देखो। तुम मुझ पर इसलिए हमला कर रही हो क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूं। तुम इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। चुप रहो। सेलेस्टिया की आवाज में बेकाबू गुस्सा था। सेलेस्टिया ने अपनी पूरी ताकत एक मुक्के में झोंक दी। प्लेटिनम रोशनी एक टूटते सितारे की तरह सोफिया की ओर बढ़ी। सोफिया ने भी अपनी पूरी जान लगा दी। कड़ाक, रंबल। जब दोनों मुट्ठियां टकराईं तो लगा जैसे आसमान फट गया हो। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरी राजधानी को हिला दिया। कई इमारतें ढह गईं। दोनों लड़कियां पीछे हटीं। सोफिया का गला बैठ गया था। ये सब मुझे और भी उलझा रहा है। तुम दोनों पागल हो क्या? तुम दोनों उससे प्यार करती हो तो तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे जवाब दो, वरना मैं पीट पीट कर सच उगलवा लूंगी। सेलेस्टिया का मानसिक द्वंद्व। सेलेस्टिया हवा में स्थिर खड़ी थी। उसके भीतर तूफान मचा था। यह नीले बालों वाली लड़की न केवल खूबसूरत थी बल्कि ताकत में उसकी बराबरी कर रही थी। यह इसके साथ क्यों है? ये सवाल सेलेस्टिया को जला रहा था। उसने राजियल को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह कमजोर था। एक महारानी को कमजोर पति शोभा नहीं देता। उसने तख्त थ्रोन के लिए राजियल की कुर्बानी दी थी। पर अब उसकी पत्नी इतनी शक्तिशाली है कि वह साम्राज्य की राजकुमारी से लोहा ले रही है। इसका मतलब सेलेस्टिया का फैसला गलत था। सेलेस्टिया ने हमला रोक दिया। उसने सोफिया को एक नई नज़र से देखा। मेरा एक सवाल है, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ स्थिर की। तुमने उससे शादी क्यों की? तुम जैसी ताकतवर लड़की, उस जैसे इंसान से, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उससे बहुत बेहतर डिजर्व करती हो? सेलेस्टिया ने धीरे धीरे अपनी प्लेटिनम आभा को अपने शरीर के भीतर समेट लिया। आसमान में छाई वह चमक धुंधली पड़ गई, पर उसके होठों पर एक कसाई जैसी मुस्कान थी। उसने सोफिया को अब दुश्मन के रूप में देखना बंद कर दिया था। वह अब एक शिकार थी। सोफिया शांत नहीं थी। उसका सीना तेज सांसों से ऊपर नीचे हो रहा था। सेलेस्टिया के मुंह से ये सुनना कि राजियल का दुख सिर्फ एक गलत गणना, मिसकैलकुलेशन थी, सोफिया की रूह को चीर गया था। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था? सोफिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। हवा के थमने से पहले ही सोफिया गायब हो गई। वह किसी टूटते सितारे की तरह सेलेस्टिया के ठीक सामने प्रकट हुई। उसका मुक्का सेलेस्टिया के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। ये गति पहले जैसी नहीं थी, ये जानलेवा थी। सेलेस्टिया ने एक ठंडी सांस ली। रुको, मैं अब और नहीं लड़ना चाहती। चलो बात करते हैं। पर सोफिया सुनने की स्थिति में नहीं थी। सेलेस्टिया ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से प्लेटिनम रोशनी निकलने लगी, एक शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा। दोनों टकराने ही वाले थे कि धमाका, बूम, आसमान में एक ऐसा विस्फोट हुआ जैसे कोई सुपरनोवा फट गया हो। पूरा मार्केट डिस्ट्रिक्ट हिल गया। इमारतों की छतें गिर गईं, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। पर उस विस्फोट के केंद्र में सोफिया का मुक्का सेलेस्टिया तक नहीं पहुंचा था। मारिया का आगमन, पिशाच या राक्षस। हवा में पंखों के फड़फड़ाने की भारी आवाज गूंजी। फ्लैप फ्लैप। सेलेस्टिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोफिया का वह जानलेवा प्रहार किसी ने बीच हवा में ही रोक दिया था। वह आकृति सेलेस्टिया और सोफिया के बीच ढाल बनकर खड़ी थी। सेलेस्टिया ने जब उन पंखों को देखा तो वह सन रह गई। वे पंख किसी फरिश्ते के नहीं थे। वे चमगादड़ जैसे थे, पर विशाल और डरावने, गहरे खून जैसे लाल रंग के। उनमें से एक प्राचीन और डार्क मैजिक की गंध आ रही थी। मारिया, सोफिया के मुंह से अनायास निकला। पर यह वह मारिया नहीं थी जिसे वे जानते थे। मारिया ने सोफिया की मुट्ठी को अपनी एक हथेली से बड़ी आसानी से जकड़ रखा था। मारिया के माथे के दाहिनी ओर से एक काला, नुकीला सींग निकल आया था। उसकी एक आंख पूरी तरह बदल चुकी थी, एक गहरा लाल रंग जो अंगारे की तरह दहक रहा था। उसके चेहरे और गर्दन पर प्राचीन रून्स उभर आए थे जो धीरे धीरे धड़क रहे थे। अकल्पनीय शक्ति। सोफिया ने घबरा कर पूछा, क्या तुम ठीक हो मारिया? ये तुम्हें क्या हुआ है? मारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस सोफिया की मुट्ठी छोड़ी। जैसे ही मारिया की उंगलियां हटीं, सोफिया किसी उल्कापिंड मीटियोर की तरह पीछे की ओर उड़ी। वह मीलों दूर एक घर की छत चीरती हुई मलबे में दब गई। मारिया ने इतनी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था, ये सिर्फ एक हल्का सा धक्का था। सेलेस्टिया का भी पसीना छूट गया। सोफिया, जो अभी तक राजकुमारी से बराबरी की टक्कर ले रही थी, उसे मारिया ने एक खिलौने की तरह फेंक दिया था। सच का जहर, तुमने अभी क्या कहा?
मारिया धीरे से मुड़ी और सेलेस्टिया की ओर देखा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि सेलेस्टिया के खून में बर्फ जम गई। तुमने अभी क्या कहा? मारिया ने पूछा। दरअसल मारिया नीचे खड़े होकर सोफिया और सेलेस्टिया की बातें सुन रही थी। उसने सेलेस्टिया को यह स्वीकार करते हुए सुन लिया था कि राजियल के साथ जो हुआ वह उनकी गलत गणना थी। मारिया कोई नादान लड़की नहीं थी। वह समझ गई कि राजियल बेगुनाह था, उसे फंसाया गया था, और इस एहसास ने मारिया के भीतर के बांध को तोड़ दिया था। उसका दुख, पछतावा और नफरत अब एक ऐसी शक्ति में बदल गए थे जिसे संभालना नामुमकिन था। मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वे सारे पल याद आए जब उसने एकेडमी में राजियल को गंदा कहा था, उसे अपराधी माना था और उसके निष्कासन की मांग की थी। मैंने उसे डिस्गस्टिंग कहा था। मारिया फुसफुसाए। उसका गला रुंध गया। मैंने कहा था कि वह कुछ भी डिजर्व नहीं करता। मैं गलत थी। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। पछतावे से प्रतिशोध तक। मारिया का पछतावा अब क्रोध में बदल रहा था। वह क्रोध जो जलता नहीं बल्कि भस्म कर देता है। इन्होंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। इन्होंने उसे नीचा दिखाया, सजा दी, अकेला छोड़ दिया। और मैंने इनका साथ दिया। मारिया का राक्षसी खून उबलने लगा। उसके शरीर से निकलने वाला किलिंग इंटेंट अब इतना घना हो गया था कि मीलों दूर खड़े सैनिकों के पैर कांपने लगे। ये किसी कुलीन घराने की शक्ति नहीं थी, ये प्राचीन शिकारी और राक्षसी ऊर्जा थी। मारिया ने अपना सिर उठाया। उसकी लाल आंख अब सेलेस्टिया पर टिकी थी। साम्राज्य की राजधानी के उस जिले के ऊपर का आसमान अब आसमान जैसा नहीं लग रहा था। रंग जैसे गायब हो गया था और उसकी जगह एक भारी दमघोंटू अंधेरे ने ले ली थी। हवाएं हिंसक सर्पिल स्पाइरल गति में चीख रही थीं, इमारतों से टकरा रही थीं। धूल और मलबा जमीन से ऊपर उठकर हवा में तैर रहा था, जैसे गुरुत्वाकर्षण ने अपनी पकड़ छोड़ दी हो। और उस उथल पुथल के केंद्र में एक घातक सितारे की तरह लटकी हुई थी मारिया। उसकी राक्षसी शक्ति, डेमोनिक पावर, अब नियंत्रण की हर सीमा तोड़ चुकी थी। वह अब उसके चारों ओर सिर्फ बह नहीं रही थी, वह स्पंदित लहरों पल्सिंग वेव्स में बाहर निकल रही थी। दूर से वह काले लाल ऊर्जा के एक सघन गोले जैसी दिख रही थी, विनाश का एक छोटा सा तैरता हुआ केंद्र। किलिंग इंटेंट हवा में इतना भर गया था कि बिना किसी विशेष इंद्रिय के भी लोग उसे अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते थे। वह अब कोई कुलीन वारिस नहीं थी, वह कुछ ऐसा बन चुकी थी जो जागृत और बेड़ियां तोड़ चुका था। साम्राज्य की हलचल और खतरे का एहसास। इस विस्फोट का प्रभाव सिर्फ उस सड़क तक सीमित नहीं था। मीलों दूर तक साम्राज्य के जादूगरों ने अपने मंत्र बीच में ही रोक दिए। शूरवीरों के कदम ठिठक गए। उन्होंने इसे महसूस किया, यह कोई सामान्य जादुई उतार चढ़ाव नहीं था। ये कुछ पराया, एलियन था। साम्राज्य ने पहले भी ड्रैगन और राक्षसों का सामना किया था, पर यह ऊर्जा शिकारी थी जैसे कोई जीवित प्राणी हो। आमतौर पर ऐसी स्थिति में साम्राज्य के कुलीन योद्धा तुरंत पहुंच जाते, पर समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। हजारों रिफ्ट्स के कारण मुख्य सेना और ड्यूक सीमाओं पर व्यस्त थे। फिर भी ये दुनिया का सबसे मजबूत साम्राज्य था। ताकतवर योद्धाओं ने भागने के बजाय गणना शुरू कर दी और धीरे धीरे इस डरावनी आभा के केंद्र की ओर बढ़ने लगे। सेलेस्टिया का विश्लेषण और मारिया का लेवल अप। युद्ध के उस केंद्र में सेलेस्टिया बड़े शांत भाव से ये सब देख रही थी। उसकी प्लेटिनम आभा उसके चारों ओर एक मजबूत ढाल की तरह थी। वह डर नहीं रही थी, वह आकलन कर रही थी। मारिया हवा में तैर रही थी, उसके पंख फैले हुए थे जैसे वह पूरे आकाश पर अपना अधिकार जता रही हो। उसके शरीर पर बने रून्स हर सेकंड के साथ और तेज चमक रहे थे। सेलेस्टिया ने एक चौंकाने वाली चीज नोट की, मारिया की शक्ति अब बेतरतीब नहीं थी, वह स्थिर हो रही थी। मारिया उस असीमित ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रही थी। वह हर बीतते सेकंड के साथ विकसित अवॉल्विंग हो रही थी। और फिर जो हुआ, उसने सेलेस्टिया के होश उड़ा दिए। मारिया की आभा किसी पहाड़ की तरह ऊंची उठने लगी। स्तर एक एक करके पार होने लगे। सेंट रैंक। मारिया ने एक सांस में इसे छुआ। सेंट पीक। पलक झपकते ही वह यहां पहुंच गई। सेलेस्टिया की मुट्ठियां भिंच गईं। सेंट पीक होना ही उसे अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत योद्धाओं में खड़ा कर देता, पर वह रुकी नहीं। सेंट किंग शुरुआती चरण, सेंट किंग अर्ली स्टेज, तारांकन सेंट किंग मध्य चरण, सेंट किंग मिडिल स्टेज। हवा अब मारिया की ओर ऐसे खींच रही थी जैसे गुरुत्वाकर्षण ने पाला बदल लिया हो। सेलेस्टिया का जबड़ा सख्त हो गया। ये ब्रह्मांडीय नियमों का उल्लंघन था। कोई इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकता है? सेंट किंग उच्च चरण, सेंट किंग हाई स्टेज, तारांकन सेंट किंग पीक। मारिया की आभा अब उस मुकाम पर खड़ी थी जहां पहुंचने में महान बुजुर्गों को 50-60 साल की कठिन तपस्या लगती है। 16 साल की मारिया ने यह सफर कुछ ही पलों में पूरा कर लिया था। ये कैसे मुमकिन है? सेलेस्टिया ने मन ही मन सोचा। सेलेस्टिया खुद सेंट किंग के शुरुआती चरण में थी और उसे अपनी प्रतिभा पर गर्व था। पर आज मारिया, जिसका टैलेंट सेलेस्टिया से कम माना जाता था, वह उसे शुद्ध रैंक में पछाड़ चुकी थी। नरक की अग्नि और प्रतिशोध की तलवार। तभी मारिया की दाहिनी हथेली के ऊपर एक गहरे लाल काले रंग की आग हेलफायर प्रकट हुई।
ये रोशनी नहीं फैला रही थी बल्कि आसपास के उजाले को निगल रही थी। मारिया ने अपने दोनों हाथ पास लाए और वह आग एक ठोस रूप लेने लगी। कुछ ही सेकंड में मारिया के हाथ में उस नरक की आग से बनी एक विशाल ग्रेटस्वॉर्ड ग्रीटसॉर्ड थी। उसकी सतह पर पिघला हुआ अंधेरा और लाल चमक तैर रही थी। ये हथियार मारिया के शरीर का ही एक हिस्सा लग रहा था। सेलेस्टिया ने महसूस किया कि मारिया का किलिंग इंटेंट अब फैल नहीं रहा था। वह केंद्रित फोकस्ड हो रहा था, सीधे सेलेस्टिया पर। हजारों अदृश्य तलवारें सेलेस्टिया के वजूद को चीरने के लिए तैयार थीं। मारिया की नफरत अब व्यक्तिगत थी। सोफिया की वापसी और कड़वा एहसास। नीचे मलबे से सोफिया बाहर निकली। मारिया के उस धक्के ने उसे एक घर की दीवार के पार फेंक दिया था, पर सोफिया को एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसने धूल झाड़ी और ऊपर आसमान की ओर देखा। वहां का नज़ारा देखकर सोफिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। मारिया का वह राक्षसी रूप, वह नरक की तलवार। सोफिया तुरंत समझ गई। मारिया को राजियल की बेगुनाही का सच पता चल गया था। यह उसे मारना चाहती है। सोफिया को एहसास हुआ। सोफिया को पता था कि मारिया राजियल को प्यार करती है, पर ये जुनून, यह पागलपन, ये खुद को दांव पर लगा देने वाली नफरत। सोफिया के सीने में एक अजीब सी जलन और बेचैनी हुई। मारिया राजियल के लिए इस हद तक जा सकती है, इसका अंदाज़ा सोफिया को नहीं था। मारिया अब खुद के होश में नहीं थी। वह सिर्फ जल रही थी। बहुत हो गया ये खेल, अब नीचे आओ, सेलेस्टिया ने चिल्लाकर नहीं कहा। उसके स्वर में वही शांत गरिमा थी जो शुरू से बनी हुई थी। उसने अपनी 2 उंगलियां मारिया की ओर की और उन्हें नीचे की ओर झुका दिया, जैसे किसी नाटक के खत्म होने पर पर्दा गिराया जाता है। और जो हुआ, उसने वहां मौजूद सिल्वर और सेल्फिरा की सांसें रोक दीं। मारिया, जो अभी अभी पूरे आसमान को अपनी राक्षसी आग से जला रही थी, अचानक बीच हवा में जड़ हो गई। कोई जंजीर नहीं दिखी, कोई हमला नहीं हुआ, वह बस रुक गई। अगले ही पल वह काला लाल प्रभामंडल और ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। उसकी पीठ से निकले वे विशाल पंख धुएं की तरह उसके भीतर समा गए। माथे का सींग टूटकर हवा में बिखर गया और शरीर पर बने हुए डरावने रून्स त्वचा के नीचे धंस गए। मारिया की ताकत एक झटके में निचोड़ ली गई थी। उसकी आंखें, जिनमें अभी प्रतिशोध की आग थी, अब पूरी तरह शून्य हो चुकी थीं। वह एक कटी हुई पतंग की तरह आसमान से नीचे गिरी। जमीन से टकराते ही धूल का एक गुबार उठा। वह बेजान होकर वहीं पड़ी रही, बिना किसी चेतना के, बिना किसी शक्ति के। शाही रक्त का वर्चस्व, इंपीरियल ब्लडलाइन अथॉरिटी। सिल्वा और सेल्फिरा ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गई थीं कि यह क्या था। यह कोई तकनीक नहीं थी, यह शाही रक्त का पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ इंपीरियल ब्लडलाइन था। साम्राज्य की नींव में यह बात बुनी गई थी कि शाही परिवार का खून अपने से नीचे के हर ब्लडलाइन पर शासन करेगा। एक ऐसा आदेश जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। पर यह एहसास उन्हें खुश नहीं कर रहा था। उन्हें डर था कि अगर सेलेस्टिया मारिया को इस तरह खामोश कर सकती है, तो वह भविष्य में उनके साथ भी यही कर सकती है। चाहे वे कितनी भी मजबूत हो जाएं, वे इस नियति से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगी। सेलेस्टिया खुद भी खुश नहीं दिख रही थी। उसे अपनी मेहनत के बजाय इस विरासत में मिली ताकत पर निर्भर रहना पसंद नहीं था। पर यह कोई द्वंद्व नहीं था, यह एक संभावित नरसंहार था जिसे रोकना जरूरी था। सोफिया का हस्तक्षेप। मारिया। जैसे ही मारिया गिरी, सोफिया की चीख गूंजी। वह बिजली की गति से मारिया की ओर झपटी। सेलेस्टिया ने बिना पीछे मुड़े आदेश दिया, इसे संभालो। सिल्वा और सेल्फिरा तुरंत हरकत में आईं। सिल्वा के पवन पंख, विंड विंग्स, फैले और सेल्फिरा के कागज के पंख, पेपर विंग्स, तने। वे दोनों सोफिया का रास्ता काटने के लिए उसके सामने आ खड़ी हुईं। धमाका, बूम। सोफिया की गति इतनी भयानक थी कि जब वह उनसे टकराई तो सेल्फिरा एक ढहती हुई इमारत के अंदर जा गिरी। पर सिल्वा, जिसने अपनी सेंट किंग रैंक की आत्माओं स्पिरिट्स से ताकत ली थी, वहीं टिकी रही। ये बहुत शक्तिशाली है, सिल्वा के कंधे पर बैठी छोटी पवन आत्मा फुसफुसाए। सिल्वा ने भी महसूस किया कि सोफिया के भीतर से निकलने वाला जल तत्व, वाटर एलिमेंट, इतना शुद्ध था कि वह किसी एलिमेंटल स्पिरिट जैसी लग रही थी। सेलेस्टिया का जानलेवा फैसला। नीचे सड़क पर सेलेस्टिया मारिया के पास पहुंची। वह मारिया के बेसुध शरीर को एक गहरी उलझन के साथ देख रही थी। सिर्फ 2 महीने पहले मारिया बी रैंक पर भी मजबूती से नहीं खड़ी थी, और आज वह सेंट किंग पीक तक पहुंच गई। यह विकास नहीं था, यह एक असंगति, अनोमली थी। तभी सेलेस्टिया को अपनी माँ की दी हुई शिक्षा याद आए, अगर किसी चीज को समझा न जा सके और वह स्थिरता के लिए खतरा हो, तो उसे पनपने से पहले ही मिटा दो। सेलेस्टिया के दिमाग में एक खतरनाक विचार कौंधा, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? ये नफरत नहीं थी, यह एक कैलकुलेशन थी। राजियल और सेलेना पहले ही शाही रक्त के नियंत्रण से बाहर निकल चुके थे। अगर मारिया भी इस नई शक्ति के दम पर भविष्य में उसके आदेशों को ठुकराने लगी, तो वह साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। साम्राज्य के लिए एक ड्यूक की बेटी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। राजनीति का दबाव उसकी मां संभाल लेगी।
सेलेस्टिया ने अपना हाथ उठाया और उसकी स्टोरेज रिंग से एक प्लेटिनम तलवार प्रकट हुई। तलवार की धार पर शाही अधिकार की गूंज थी। वह एक कदम आगे बढ़ी। मारिया का गला सिर्फ एक वार की दूरी पर था। राजियल, सेलेना की चीख किसी कब्र से जिंदा हुए इंसान की पुकार जैसी थी। वह धूल और मलबे से खुद को घसीटते हुए उठी। कुछ पल पहले तक वह टूटी हुई थी, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, पर जैसे ही उसने राजियल की मौजूदगी को महसूस किया, उसकी बुझी हुई आंखों में एक पागलपन भरी चमक लौट आई। वह अपनी गरिमा भूल गई, अपना पद भूल गई। वह बस भागी। 2 महीने, उसने 2 अंतहीन महीनों तक इस पल का इंतजार किया था। उसने खुद को जेल में बंद करवाया, अपमान सहा, सिर्फ इसलिए ताकि वह राजियल को उस झूठ से आज़ाद कर सके। वह भाग रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थीं और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या बोलेगी, क्या वह माफ़ी मांगेगी, क्या वह अपने प्यार का इजहार करेगी। उसे बस उसे छूना था। राजियल की खामोशी और सोफिया का गुस्सा। सेलेना की चीख हवा में गूंजती रही, पर राजियल नहीं मुड़ा। वह पत्थर की एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसकी आंखें सोफिया की गोद में बेसुध पड़ी मारिया पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर न तो कोई भावना थी, न कोई हलचल। पर सोफिया ने उस चीख को सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में नफरत की एक लहर दौड़ गई। एक औरत दूसरी औरत की आंखों में छिपे उस पागलपन भरे प्यार को तुरंत पहचान लेती है। सेलेना की आंखों में राजियल के लिए जो समर्पण था, उसने सोफिया के भीतर एक अधिकारवादी पजेसिव ज्वालामुखी जगा दिया। इस कुतिया की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को उस नज़र से देखने की। सोफिया के हाथ भींच गए। अगर मारिया उसके हाथ में न होती तो सोफिया अब तक सेलेना का चेहरा बिगाड़ चुकी होती। पर उसकी प्राथमिकता अभी मारिया की जान बचाना थी। सिल्वा और सेल्फिरा का दोबारा हमला। उधर मलबे से सिल्वा और सेल्फिरा बाहर निकलीं। वे अब भी नहीं समझ पाई थीं कि उन्हें किस चीज़ ने उड़ाया था। उनके सामने चांदी जैसे बालों वाला एक लंबा अजनबी खड़ा था। उन्होंने उसे नहीं पहचाना। राजियल का नया रूप उनके पुराने राजियल से बिल्कुल अलग था। पर उन्हें अपमान महसूस हुआ। एक ही झटके में उन्हें पीछे धकेल देना उनके सेंट किंग स्वाभिमान पर चोट थी। सिल्वा की हवा की आत्मा विंड स्पिरिट और सेल्फिरा की कागज की जादुई शक्ति एक साथ सक्रिय हुई। वे बिजली की गति से राजियल की ओर झपटीं। परछाइयों का साम्राज्य, एक पल में सब खत्म। सोफिया ने उन्हें आते देखा। उसने राजियल की ओर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह कुछ करेगा। राजियल अभी भी जड़ था। उसने पलक तक नहीं झपकाए। पर तभी वह हुआ जो अकल्पनीय था। एक सेकंड के 100वें हिस्से में उन सब की परछाइयां, सेलेना, सिल्वा, सेल्फिरा और यहाँ तक कि वह सेंट किंग रैंक की आत्मा भी अचानक फैलने लगीं। वे परछाइयां जमीन से काली स्याही की तरह ऊपर उठीं और हर एक हमलावर को एक काले कोकून में लपेट लिया। कोई चीख नहीं निकली, कोई विरोध नहीं हुआ। उन छाया कोकूनों ने उन्हें निगला और अगले ही पल वे सब गायब थे। असीमित शक्ति का खौफ। यह क्या? सोफिया के मुंह से अनायास निकला। वह जड़ हो गई। उसकी इंद्रियों ने 1 किलोमीटर के दायरे को खंगाला। कुछ नहीं मिला, न सिल्वा, न सेल्फिरा, न सेलेना। वे सिर्फ पीछे नहीं धकेले गए थे, उन्हें उस जगह से मिटा दिया गया था। सोफिया ने महसूस किया कि यह राजियल की शैडो टेलीपोर्टेशन थी। पर इसका पैमाना। उसने अपना सिर बाएं घुमाया, फिर दाएं। पास खड़े गार्ड्स गायब। तमाशा देख रहे आम नागरिक गायब। तेजी से बढ़ रहे सैनिक गायब। पूरा इलाका, जो शोर शराबे से भरा था, अब एक शमशान जैसी खामोशी में डूब चुका था। राजियल ने सिर्फ एक विचार से हजारों लोगों को शहर के बाहर या कहीं दूर टेलीपोर्ट कर दिया था। बिना उंगली हिलाए, बिना पलक झपकाए, उसके भीतर मौजूद क्वाड्रिलियन माना की ताकत ने हकीकत के ताने बाने को मरोड़ दिया था। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। उस वीरान सड़क पर अब सिर्फ 4 लोग थे। 1. राजियल, जो अभी भी मारिया को देख रहा था। 2. सोफिया, जो मारिया को थामे राजियल की शक्ति से कांप रही थी। 3. मारिया, जो मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। 4. और सेलेस्टिया। राजियल ने जानबूझकर सेलेस्टिया को नहीं हटाया था। सेलेस्टिया वहीं खड़ी थी, पत्थर बनी हुई। उसकी प्लेटिनम आभा फीकी पड़ चुकी थी। यह अभी क्या हुआ? सेलेस्टिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने अपनी आंखों से हजारों लोगों को अंधेरे में विलीन होते देखा था। ये किसी इंसान की ताकत नहीं थी, ये किसी देवता या शैतान का तांडव था। राजियल धीरे से मुड़ा। उसकी लाल आंखें अब पहली बार सेलेस्टिया पर टिकी थीं। हवा का तापमान अचानक गिर गया। सेलेस्टिया, वह हिचकिचाएगी, वह पीछे हटेगी। जैसे ही यह विचार सेलेस्टिया के दिमाग में आया, उसके भीतर कुछ तीखा और सहज-सा जल उठा। उसने अपना सिर थोड़ा ऊंचा किया और कंधे पीछे खींच लिए। उसकी रीढ़ ने जैसे इस अपमान को स्वीकार करने से ही मना कर दिया था। उसने राजियल की उन लाल आंखों में सीधे झांका, बिना डरे, राजसी अंदाज में। भले ही उसकी त्वचा के नीचे एक अनचाही थरथराहट थी, पर उसने उसे अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। इसे लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगी। यह विचार उसके दिल को किसी तलवार की तरह चीर गया।
इसे लगता है कि मैं हार मान लूंगी। उसका स्वाभिमान प्राइड उसे इसकी इजाज़त कभी नहीं देता। उसके लिए स्वाभिमान सिर्फ एक भावना नहीं थी, यह उसकी बुनियाद थी, उसकी पहचान थी। उसे शासन करने के लिए, दूसरों पर हावी होने के लिए पाला गया था। किसी के भी सामने, चाहे वह राज़ियल ही क्यों न हो, झुकना उसके लिए एक वर्जित टैबू बात थी। अतीत की छाया और अनकहा दर्द। पर उस ऊंचे स्वाभिमान के नीचे कुछ और भी था, अनिश्चितता। वह इस राज़ियल को उस लड़के के साथ नहीं जोड़ पा रही थी जिसे वह बचपन से जानती थी। वह लड़का जो उसके साथ हंसता था, लड़ता था और उसे ऐसी नज़रों से देखता था जिसमें दुनिया की सारी गर्माहट समाई थी। सेलेस्टिया को पता था कि उनके बीच एक इतिहास रहा है। उसने जो फैसले लिए, जो क्रूरता दिखाए, वह उसकी मजबूरी थी या रणनीति। पर एक वक्त था जब वे एक दूसरे के लिए असली थे। सेलेस्टिया उसे कभी मरा हुआ नहीं देखना चाहती थी। जब हफ्तों तक उसके गायब होने की खबर आई थी, तब सेलेस्टिया का क्या हाल था, ये सिर्फ वही जानती थी। उसने वह दर्द किसी को नहीं दिखाया, अपनी माँ को भी नहीं। पर वह दर्द उसे अंदर ही अंदर घोंट रहा था। वह मेरी वजह से गायब हुआ था, ये वह वाक्य था जो उसने कभी जुबान पर नहीं लाया। और जब वह वापस आया तो उसे जिंदा देख सेलेस्टिया को जो सुकून मिला था, वह बयान नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी भाषा में माफ़ी भी मांगी थी, राज़ियल के सामने अपना सिर झुकाया था। एक राजकुमारी के लिए ये किसी पर्वत को झुकाने जैसा था। उसने मारिया और वीरलांस के खिलाफ उसका साथ दिया, उसे इटर्नल होल्ड में जाने की इजाज़त दी, भले ही इससे उसकी अपनी छवि कमज़ोर हो रही थी। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। सेलेस्टिया को लगा था कि ये सब उसके प्यार का सबूत हैं। पर आज वह लड़का उसके सामने खड़ा था और कह रहा था कि वह उसका सिर काट देगा। मारिया के लिए। पहले उसे लगा ये कोई मजाक है, कोई फिल्मी डायलॉग है। पर राज़ियल की आंखों में कोई चमक नहीं थी, कोई पुरानी ममता नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा इरादा था। वह वाकई उसे मार सकता था। यह एहसास सेलेस्टिया को किसी घाव से ज्यादा गहरा चुभा। उसकी प्लेटिनम आंखें नम हो गईं, पर उसने एक भी आंसू गिरने नहीं दिया। उसके लिए रोना मतलब आत्मसमर्पण करना था। राज़ियल का लॉजिक और युद्ध का टलना। ठीक है, मैं उसे नहीं मारूंगी, सेलेस्टिया ने आखिरकार कहा। राज़ियल का चेहरा नहीं बदला। सही फैसला, उसने सपाट स्वर में जवाब दिया। राज़ियल जानता था कि सेलेस्टिया से अभी लड़ना राजनीतिक आत्महत्या होगी। उसे अपनी साख बनानी थी, साम्राज्य से युद्ध करके उसे विलेन का टैग नहीं चाहिए था। वह बेवकूफ़ नहीं था, पर एक सवाल उसे भी परेशान कर रहा था। उसने मारिया के लिए इतना बड़ा स्टैंड क्यों लिया? क्या इसलिए कि मारिया उसकी अपनी थी, या इसलिए कि मारिया ने उसकी जान बचाई थी, या शायद इसलिए क्योंकि वह सेलेस्टिया और सेलेना जैसा नहीं बनना चाहता था, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपनों की कुर्बानी दी थी। क्या हमारे बीच कुछ नहीं बचा? राज़ियल मुड़ने ही वाला था कि सेलेस्टिया फिर बोली, मैंने हमला इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं मौत से डरती हूँ। मैंने इसलिए रोका क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती राज़ियल। राज़ियल ने कड़वाहट से उसकी ओर देखा। माफ़ी, सिर झुकाना। उसने अपना हाथ हवा में 180 डिग्री के कोण पर घुमाया। तुमने बस अपनी ठुड्डी हिलाई थी, उसे तुम सिर झुकाना कहती हो? मेरे जख्मों पर मरहम लगाने का नाटक मत करो। सेलेस्टिया की आंखों में अब दर्द साफ था। अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर से माफ़ी मांगूं, तो मैं मांगूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं, तो मैं वह भी करूंगी। पर शर्त यह है कि जब मैं झुकूं, तो तुम्हें मेरा अहंकार नहीं, बल्कि उसके पीछे का प्यार महसूस होना चाहिए। प्यार शब्द पर उसकी आवाज़ टूट गई। सेलेना की वापसी। दोनों के बीच एक भारी सन्नाटा था जो किसी कांच की तरह टूट सकता था। तभी फ्लैप फ्लैप, आसमान से एक सुनहरी रोशनी तेजी से नीचे उतरी। वह सेलेना थी। राज़ियल के शैडो डिस्प्लेसमेंट ने उसे शहर के बाहर फेंक दिया था, पर वह पागलों की तरह वापस उड़कर आई थी। जैसे ही उसने राज़ियल को देखा, उसके आंखों के बांध फिर से टूट गए। राज़ियल, वह लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी। राज़ियल ने कई सेकंड तक सेलेना के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा। उसके सीने से एक गहरी और भारी आह निकली, जैसे महीनों से दबा हुआ कोई बोझ बाहर आया हो। उसने इनकार में नहीं, बल्कि थकावट और अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसने सेलेना के कांपते हुए शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे देख रहा था। उसे गुस्सा आना चाहिए था, पर सेलेना की खोखली आंखें और उसका टूटा हुआ वजूद देखकर राज़ियल को नफरत के बजाय तरस आने लगा। और यही बात उसे सबसे ज्यादा चिढ़ा रही थी। राज़ियल ने अपने हाथ जेब में डाले और धीरे से उसकी ओर बढ़ा। वह इतनी करीब आकर रुका कि बिना आवाज़ उठाए बात की जा सके। तुम्हें एक बात पता है सेलेना? उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, जिसमें अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूं कि तुम्हें इस हाल में देखकर अभी भी मुझे बुरा लग रहा है। उस सब के बाद भी जो तुमने मेरे साथ किया। सेलेना के होंठ और तेज कांपने लगे। मुझे पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, पर तुम बेवकूफ़ नहीं हो। तुम मासूम हो, और खूबसूरत भी। तुम हमेशा से ऐसे ही थे, जब हम बच्चे थे तब भी।
पीछे खड़ी सेलेस्टिया खामोशी से सब सुन रही थी। वह बीच में बोलना चाहती थी, पर उसे एहसास हुआ कि यह बातचीत उसके और राजियल के झगड़े से कहीं ज्यादा जरूरी थी। उसने चुपके से अपनी आंखों के कोने पोंछे, पर खुद को रोने नहीं दिया। वह मूर्खतापूर्ण, सच, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। राजियल की नज़रें फिर से सख्त हो गईं। तो अब क्या चाहती हो? मुझे ढूंढ रही थी। क्या जो किया वह काफ़ी नहीं था? सेलेना ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली और सीधे राजियल की आंखों में झांका। मैं यहाँ तुम्हें सच बताने आई हूँ, वह असली वजह जिसके लिए मैंने वो सब किया। राजियल ने चिढ़कर अपनी आंखें घुमाईं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या बकवास। मैंने वह सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने हवा की गति भी रोक दी। राजियल ने एक बार पलक झपकाए, फिर दूसरी बार। उसके चेहरे से सारा कटाक्ष और गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह शुद्ध अचंभे, बविल्डरमेंट ने ले ली। हाँ, क्या? सेलेना ने रोते हुए जारी रखा। मुझे लगा कि अगर दुनिया तुम्हें गलत समझेगी, अगर महारानी को लगेगा कि तुम अस्थिर और अयोग्य हो, तो वह सेलेस्टिया के साथ तुम्हारी सगाई तोड़ देंगी। तुम आज़ाद हो जाओगे, और फिर मैं सामने आऊंगी। मैं कहूंगी कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे लगा इस तरह मैं तुम्हें पालूंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं स्वार्थी थी, मैं तुम्हें खोने के डर से पागल थी। मैं किस्मत को मजबूर करना चाहती थी। राजियल का विस्फोट, क्या ये कोई मजाक है? दूर खड़ी सोफिया, जिसकी गोद में मारिया थी, ये सुनकर लड़खड़ा गई। क्या? उसने अपना थूक निगला। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना बचकाना और मूर्खतापूर्ण कदम उठा सकता है। राजियल जड़ खड़ा रहा। उसका दिमाग जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया था। उसने सेलेस्टिया की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या उसने भी यही सुना। सेलेस्टिया ने भारी मन से सिर हिलाकर पुष्टि कर दी। तभी राजियल के भीतर धमाका हुआ। वह 2 कदम में सेलेना के पास पहुंचा और उसके कपड़ों का कॉलर दोनों हाथों से जकड़ लिया। क्या ये कोई मजाक है? वह चिल्लाया। उसकी आवाज़ अविश्वास और गुस्से से फट रही थी। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, सिर्फ इसलिए। उसने उसे झटके से छोड़ दिया। एक ने झूठ बोला क्योंकि वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, सेलेस्टिया, और तुमने झूठ बोला क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। क्या मेरी जिंदगी तुम लोगों के लिए कोई खेल है? उसका स्वर अब खतरनाक रूप से धीमा हो गया था। तुमने मुझ पर बलात्कार का इल्जाम लगाया ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। तुमने सोचा था कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम वाकई इतनी पागल हो? तुमने मुझे खुद पर शक करने पर मजबूर कर दिया। राजियल ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। तुम्हें पता है कैसा लगता है जब आपका अपना परिवार आप पर थूकता है, जब आपके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त आप पर इल्जाम लगाता है। मुझे अपनी याददाश्त पर शक होने लगा था सेलेना। मैं बार बार उस दिन को याद करता था और सोचता था कि क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? क्या मैं वाकई इतना गंदा हूँ? क्योंकि मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा था। मुझे लगा अगर तुमने कहा है तो सच ही होगा। सेलेना का गला बैठ गया था। वह सिर्फ सिसक रही थी। मैं स्वार्थी थी। मुझे सेलेस्टिया से जलन थी। मुझे लगा वह तुम्हें डिजर्व नहीं करती। चुप करो अपनी ये बकवास एक्सप्लेनेशन। राजियल दहाड़ा। उसका सब्र टूट चुका था। तुम्हें अंदाजा भी है उस दिन क्या हुआ था? मेरे अपने घर से मुझे लात मारकर निकाल दिया गया। मेरी माँ ने मुझे डिस्गस्टिंग कहा। मुझे भरी सभा में ले जाया गया जहाँ हजारों लोग मुझ पर थूक रहे थे। मुझे बलात्कारी का टैग दिया गया। उसकी आवाज़ अब कांप रही थी, गुस्से से नहीं बल्कि उस पुराने दर्द से जो फिर से हरा हो गया था। और फिर मुझे सरेआम 100 कोड़े फ्लैशेस मारे गए, मेरे अपने परिवार के सामने। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।